मुंबई के भयंकर ट्रैफिक जाम के बीच एक अमीर आदमी अपनी ठंडी कार में बैठा था और लगभग वही करने वाला था जो वो पिछले 12 सालों से करता आया था, मुंह फेर लेना। लेकिन बस एक पल के लिए जब पानी बेचने वाली ने अपना सिर उठाया तो वो सन्न रह गया। वो उसकी 80 साल की माँ थी जो धूल और धुएं से भरी गाड़ियों के बीच सड़क के किनारे खड़ी पानी की एक एक बोतल बेच रही थी, जबकि उसका बेटा आलीशान इमारतों में रहता था। चौंकाने वाली बात ये मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये थी कि अपनी मां को पहचानने के बाद उस आदमी ने कुछ ऐसा किया जिस पर आसपास के किसी भी व्यक्ति को विश्वास नहीं हो रहा था। और उसी फैसले ने सालों से दबे एक ऐसे सच को सामने ला दिया जो पैसे, विश्वास और एक ऐसी गलती के बारे में था जो उससे उसका सब कुछ छीन सकती थी। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ियों की कतार लगभग थम सी गई थी। ऐसी नहीं कि धीरे धीरे रेंग रही हो, बल्कि पूरी तरह से रुकी हुई, जैसे किसी ने पूरे शहर का पॉज बटन दबा दिया हो। रोहन पिछली सीट पर टेक लगाकर बैठ गया। उसका हाथ अभी भी फोन पर कसकर जमा हुआ था। स्क्रीन पर उसके असिस्टेंट के संदेशों की झड़ी लगी हुई थी। सर, पार्टनर आ गए हैं, आप कहाँ हैं? मीटिंग 15 मिनट में शुरू हो रही है। रोहन ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी घड़ी पर एक नजर डाली और फिर आगे देखा। और कितना समय लगेगा? उसने थोड़ी सख्ती से पूछा। ड्राइवर ने पीछे देखने वाले शीशे में देखकर धीरे से जवाब दिया, सर, शायद 20 से 30 मिनट और लगेंगे। आगे एक एक्सीडेंट हुआ है, जाम बहुत बुरा है। रोहन ने एक गहरी सांस छोड़ी। ये थकान वाली सांस नहीं थी, बल्कि उस इंसान की थी जो हर चीज को नियंत्रित करने का आदी हो, लेकिन अचानक किसी ऐसी चीज में फंस जाए जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकता। उसने अपना लैपटॉप खोला और प्रेजेंटेशन स्लाइड को फिर से देखने लगा। ये कॉन्ट्रैक्ट महत्वपूर्ण था, एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कई और अवसर लेकर आता। अगर वो देर से पहुंचता तो सब कुछ खत्म नहीं होता, लेकिन निश्चित रूप से एक बुरा प्रभाव पड़ता। उसने लैपटॉप बंद किया और प्रकाश को फोन करके कहा कि वो मीटिंग शुरू कर दे। मैं बाद में आता हूं। कार में फिर से खामोशी छा गई। बाहर हॉर्न की आवाजें, लोगों की बातें, डिलीवरी वालों की चिल्लाहट, सब मिलकर मुंबई के पीक आवर्स का एक जाना पहचाना शोर पैदा कर रहे थे। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। पहले तो वो सच में कुछ नहीं देख रहा था, बस घुटन से बचने के लिए बाहर देखने की आदत थी। बाइकें एक दूसरे से सटी हुई थीं। कुछ लोग फुटपाथ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एक डिलीवरी बॉय अपनी बाइक के सहारे खड़ा पानी पीते हुए फोन स्क्रॉल कर रहा था। फिर उसने उस बूढ़ी औरत को देखा। वो सड़क के दाईं ओर किनारे पर खड़ी थी। उसके सिर पर एक पुरानी प्लास्टिक की टोकरी थी जिसके अंदर पानी की बोतलें थीं। उसके हाथ में कुछ बोतलें थीं और वो धीरे धीरे रुकी हुई हर कार के पास जाकर उन्हें एक ऐसे निमंत्रण की तरह पेश कर रही थी जिसे कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। कुछ लोग सिर हिला देते, कुछ ने तो देखा भी नहीं। रोहन ने भी वही किया। उसने उसे एक सेकंड के लिए देखा और फिर मुंह फेर लिया। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा दृश्य देखा था। मुंबई में ट्रैफिक के बीच घूमते फेरी वाले कोई नई बात नहीं थे और हर किसी की तरह उसे भी ज्यादा देर तक ना देखने की आदत हो गई थी। वो वापस मुड़ा, अपना ईमेल चेक करने के लिए फोन उठाने ही वाला था, लेकिन तभी आगे की गाड़ियां थोड़ी हिली और फिर रुक गईं। वो बूढ़ी औरत कुछ कदम और आगे बढ़ी, उसकी कार के थोड़ा और करीब। रोहन ने ध्यान नहीं दिया। वो एक संदेश का जवाब टाइप कर रहा था। मैं लगभग 20 मिनट लेट हो जाऊंगा, तुम लोग शुरू करो। उसने जैसे ही संदेश भेजा, एक छोटी सी परछाई खिड़की के शीशे के पास से गुजरी। अनजाने में उसने अपना सिर उठाया। वो बूढ़ी औरत अब ठीक उसकी कार के दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, बस वहां खड़ी रही, हाथ में पानी की बोतल उठाए। उसकी आंखों में एक शांति थी, जैसे उसने ये काम सैकड़ों हजारों बार किया हो। रोहन ने उसे देखा, बस एक पल के लिए, और फिर मुंह फेरने ही वाला था। लेकिन ठीक उसी पल उस बूढ़ी औरत ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया और बाईं ओर थोड़ा टेढ़ा किया, जैसे कार के अंदर और साफ देखने की कोशिश कर रही हो। एक बहुत ही छोटा, बहुत ही जाना पहचाना इशारा। रोहन ठिठक गया। उसके दिल की एक धड़कन चूक गई। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी आंखें उस चेहरे पर सामान्य से ज्यादा देर तक टिकी रहीं। झुर्रियां, धूप से झुलसी त्वचा, सफेद बाल जो पीछे करीनी से बंधे थे।
ये नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। इस मुंबई में एक जैसे दिखने वाले लोगों की क्या कमी है? वो मुड़ा, इस बार जानबूझकर, लेकिन उसका हाथ अब फोन पर नहीं गया। एक अजीब सा एहसास उसके दिमाग में घुस गया, अस्पष्ट, जिसे वो नाम नहीं दे पा रहा था। लेकिन इतना जरूर था कि वो किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। बाहर वो बूढ़ी औरत दूसरी कार की ओर बढ़ चुकी थी। रोहन ने सूखी थूक निकली। उसने सामने की ओर देखने की कोशिश की, खुद को मीटिंग, कॉन्ट्रैक्ट और नंबरों के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसके दिमाग में वही छवि बार बार घूम रही थी। उसके सिर झुकाने का तरीका, थोड़ा झुका हुआ शरीर, आंखों में ना कोई विनती ना कोई याचना, बस एक इंतजार। एक याद अचानक इतनी तेजी से उभरी कि वो उसे रोक नहीं पाया। एक छोटा सा रसोई घर, दाल तड़के की महक, एक औरत जो चूल्हे के पास खड़ी होकर मुड़ती है और कहती है, रोहन बेटा खाना खा ले। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं, ये वो नहीं है। उसने अपनी आंखें खोली, एक गहरी सांस ली। थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हो? उसने ड्राइवर से कहा। सर, शायद थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अब सामने नहीं देख रही थीं। वो दाईं ओर की खिड़की से पीछे देखने लगा। वो बूढ़ी औरत अभी भी वहीं थी, थोड़ी दूर एक बाइक पर बैठे आदमी को पानी की बोतल दे रही थी। उस आदमी ने सिर हिला दिया। उसने धीरे से सिर हिलाया और मुड़ गई। एक बार फिर उसने अपना सिर झुकाया। इस बार रोहन ने साफ देखा। अब कोई शक नहीं था। उसके सीने में कुछ कस सा गया। उसने कार का दरवाजा खोला। रोहन सर! ड्राइवर चौंक गया। रोहन ने जवाब नहीं दिया। वो नीचे उतरा। ठसाठस भरी गाड़ियों के बीच कुछ हॉर्न बजे, किसी ने गुस्से में कुछ चिल्लाया, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वो बस उसकी ओर देख रहा था। हर कदम लंबा लग रहा था। दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसे लगा जैसे वो एक बहुत लंबे समय के दौर से गुजर रहा है। 12 साल। शायद उस बूढ़ी औरत ने उसे आते हुए नहीं देखा। वो पीट करके दूसरी गाड़ियों की कतार की ओर बढ़ने वाली थी। मां? रोहन ने पुकारा। उसकी आवाज भर आ गई थी। वो रुकी, तुरंत नहीं मुड़ी, बस 1 सेकंड के लिए ठिठकी, जैसे ये पता लगाने की कोशिश कर रही हो कि क्या किसी ने उसे ही बुलाया है। फिर वो धीरे धीरे मुड़ी, बहुत धीरे धीरे। दोनों की आंखें मिली। समय जैसे रुक गया। रोहन को लगा कि उसका गला सूख गया है। वे सारे शब्द जो उसने अपने दिमाग में सोचे थे कि अगर एक दिन वो फिर मिला तो क्या कहेगा, सब गायब हो गए। कुछ नहीं बचा, बस एक नाम, मां। आवाज इतनी धीमी निकली कि उसे खुद यकीन नहीं हुआ कि उसने जोर से कहा भी है। उसने उसे देखा। वैसी हैरानी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। कोई आंसू नहीं थे, बस एक लंबी, बहुत लंबी नजर थी, जैसे वो किसी अजनबी को देख रही हो, लेकिन साथ ही किसी ऐसे को भी जिसे वो बहुत पहले से जानती हो। फिर उसने धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ी। पानी खरीदोगे क्या? सवाल सरल था, इतना सामान्य कि वो ठंडा लग रहा था। रोहन वहीं खड़ा रहा। मां, मैं रोहन हूं। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें उसके चेहरे पर घूमी, माथे से आंखों तक, और फिर किसी एक बिंदु पर बहुत देर तक रुकी रही। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। खरीदना है तो पैसे दो, गलत इंसान को मत बुलाओ। रोहन को लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूटकर गिर गया हो। दर्द नहीं, बल्कि एक खालीपन। उसने मुंह खोला, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। पीछे एक कार ने जोर से हॉर्न बजाया। गाड़ियों की कतार हिलने लगी थी। वो मुड़ी, ना तेज ना धीमा, वही चाल, वही कदम, जैसे अभी अभी हुई मुलाकात कभी हुई ही ना हो। रोहन चलती गाड़ियों के बीच खड़ा था। उसके हाथ नीचे लटके हुए थे। उसके दिमाग में एक विचार बहुत स्पष्ट रूप से कौंधा, बहुत जाना पहचाना। वापस कार में जाओ, आगे बढ़ो। इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसने 12 साल तक यही किया था। बस मुंह फेर लेना, बस न देखना, बस थोड़ा और व्यस्त हो जाना, थोड़ा और सफल हो जाना, और सब कुछ अपने आप गायब हो जाएगा। वो मुड़ा। कार अभी भी इंतजार कर रही थी। दरवाजा बंद नहीं हुआ था।
ड्राइवर उसे घबराहट से देख रहा था। बस कुछ और कदम और वो वापस कार का दरवाजा बंद कर सकता था। अपनी जिंदगी वैसे ही जी सकता था जैसे कुछ हुआ ही न हो। रोहन वहां 1 सेकंड, 2 सेकंड खड़ा रहा। फिर उसने वापस उस औरत की छाया की ओर देखा जो गाड़ियों और लोगों की भीड़ में धीरे धीरे खो रही थी। 1 और सेकंड और वो चल पड़ा, कार की ओर नहीं बल्कि उसकी ओर। रोहन तेजी से चलने लगा, धीरे धीरे सरकती गाड़ियों के बीच से रास्ता बनाता हुआ। किसी ने उसे गुस्से से देखा, किसी ने हॉर्न बजाया, लेकिन वे सभी आवाजें जैसे दूर होती जा रही थीं, जैसे वो एक अलग ही दुनिया में हो, जहां सिर्फ वो और सामने जाती हुई उस औरत की परछाई हो। मां, इस बार उसने और साफ आवाज में पुकारा। वो रुक गई, लेकिन तुरंत नहीं मुड़ी। पानी की बोतल पकड़े उसका हाथ हवा में ही ठहर गया। एक बाइक वाला तेजी से गुजरा, लगभग उसके कंधे से टकराते हुए। वो थोड़ा एक तरफ हटी और फिर मुड़ी। आंखें अभी भी वैसी ही थीं, शांत, न घबराई हुई न भावुक। रोहन पास आया। अब दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर से भी कम थी। इस दूरी से वो उसके चेहरे की हर झुर्री, झाइयां और पानी की बोतल पकड़े हुए उसके पतले हाथ पर उभरी नसें साफ देख सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी मां से इस हाल में फिर मिलेगा। मां, मैं हूं, रोहन। उसकी आवाज धीमी हो गई, जैसे डर हो कि ज्यादा तेज बोलने से सब कुछ बिखर जाएगा। वो उसे कुछ देर देखती रही, इस बार पहले से ज्यादा देर तक। उसकी आंखें अब घूम नहीं रही थीं, बल्कि रुक गई थीं, जैसे किसी ऐसी चीज की पुष्टि कर रही हो जो वो पहले से जानती थी। फिर उसने पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी। 20 रुपए की एक। रोहन सन्न रह गया। मां, अगर खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो मुझे दूसरों को बेचने दो। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन दृढ़ थी। रोहन ने उसके हाथ में पानी की बोतल को देखा। एक साधारण पानी की बोतल जो किसी भी दुकान पर मिल जाती, लेकिन यहां इस ट्रैफिक जाम के बीच ये एक ऐसी चीज बन गई थी जिसे लोग सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए या सिर्फ एक नजर को नजरअंदाज करने के लिए खरीद सकते थे। उसने अपना बटुआ निकाला। मैं सब खरीद लूंगा। उसने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। सब मतलब कितना? रोहन ने उसके सिर पर रखी प्लास्टिक की टोकरी को देखा, जिसमें लगभग 20 से ज्यादा बोतलें एक दूसरे पर रखी थीं। जितनी भी हैं, मैं सब ले लूंगा। उसने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी आंखें फिर से उसकी ओर मुड़ गईं। इस बार आकलन नहीं, बल्कि जैसे कुछ तौल रही हूं। तुम्हें सब खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं बेच सकती हूं। मैं खरीदना चाहता हूं। मैं चाहता हूं शब्द इतने स्वाभाविक रूप से निकले कि रोहन खुद भी ठिठक गया। उसे याद नहीं था कि उसने कब से इस तरह बात करना बंद कर दिया था। उसने कुछ और नहीं कहा। उसने टोकरी नीचे रखी और एक एक करके बोतलें उसे देने लगी। धीमी, जानी पहचानी हरकतें, वैसी ही जैसे वो दूसरों को बेचती थी। रोहन एक एक करके बोतलें लेता गया। उसके हाथ भरते गए, लेकिन उसे भारीपन महसूस नहीं हुआ। कुछ ज्यादा भारी चीज उसके दिल पर बोझ डाल रही थी। 20 रुपए की एक, 24 बोतलें। 480 रुपए, उसने एक सपाट आवाज में कहा। रोहन ने पैसे दिए। उसने गिने नहीं, बस बटुए से कुछ नोट निकालकर उसे दे दिए। छुट्टे की जरूरत नहीं है। उसने पैसे लिए, बहुत ध्यान से गिने और फिर एक नोट निकालकर उसे वापस कर दिया। ये ज्यादा है। ज्यादा की जरूरत नहीं है। मां, मैंने कहा ज्यादा है। उसने बीच में ही टोक दिया। रोहन ने चुपचाप पैसे वापस ले लिए। दोनों के बीच एक खामोशी छा गई। आसपास की गाड़ियां अब तेजी से चलने लगी थीं। शोर फिर से साफ सुनाई देने लगा था। कोई तेजी से गुजरा, लगभग रोहन से टकराते हुए, जिससे उसे थोड़ा पीछे हटना पड़ा। मां, उसने शुरू किया, लेकिन समझ नहीं आया कि आगे क्या कहे। आप ठीक तो हैं? एक बेमतलब का सवाल। वो खुद भी ये जानता था। उसने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी टोकरी सिर पर उठाई, उसे ठीक से जमाया और मुड़ गई, जैसे कि सौदा खत्म हो गया हो। रोहन ने एक कदम बढ़ाया। मां, 1 मिनट रुकिए। वो नहीं रुकी। मां? इस बार वो रुक गई, लेकिन फिर भी नहीं मुड़ी।
तुम्हें और कुछ काम है? उसकी आवाज आई, ऊंची नहीं लेकिन इतनी कि रोहन साफ सुन सके। रोहन उसके पीछे खड़ा था, हाथ में अभी भी पानी की बोतलें थीं, एक बच्चे की तरह घबराया हुआ। मुझे आपसे बात करनी है। ये बात करने की जगह नहीं है, उसने जवाब दिया। तो आप मुझे बताइए आप कहाँ रहती हैं, मैं वहां आ जाऊंगा। वो कुछ सेकंड चुप रही। जरूरत नहीं है। रोहन ने एक और कदम बढ़ाया, उसके सामने आकर। मां, प्लीज। उसकी आंखें उससे मिली। इस बार कुछ अलग था। पूरी तरह से ठंडा नहीं, लेकिन नरम भी नहीं, बस थका हुआ। तुम जाओ, सड़क के बीच में मत खड़े रहो, खतरनाक है। मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना होगा, उसने कहा। आवाज अभी भी शांत थी। तुम्हारा अपना काम है, मेरा अपना काम है। रोहन ने अपने हाथ खींच लिए। उसके हाथ में पानी की बोतलें खनक उठीं। मेरा काम इस सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है। वो उसे बहुत देर तक देखती रही। तो पिछले 12 सालों से तुम्हारा क्या काम था? सवाल हवा की तरह हल्का था, लेकिन सीधे उसे चुभ गया। रोहन ने मुंह खोला और फिर बंद कर लिया। कोई भी जवाब काफी नहीं था। वो मुड़ी। सड़क खुल गई है, तुम्हें अपनी कार में वापस जाना चाहिए। रोहन ने उसे जाते हुए देखा। उसकी छोटी सी परछाई लोगों और गाड़ियों की भीड़ में खो रही थी। बस कुछ ही सेकंड में वो उसकी नजरों से ओझल हो जाती। एक घबराहट सी उठी। मां, उसने जोर से पुकारा। कुछ लोग मुड़कर देखने लगे। वो रुक गई, नहीं मुड़ी। मैं आज रात घर आऊंगा। वो अभी भी चुपचाप खड़ी रही। मैं कुर्ला वाले घर आऊंगा ना मां? एक लंबी खामोशी के बाद उसने बहुत धीरे से कहा, तुम्हारी मर्जी। ये सहमति नहीं थी, इनकार भी नहीं था, बस जैसे कोई परवाह ना हो। वो चल पड़ी, इस बार बिना रुके। रोहन वहीं खड़ा उसे तब तक देखता रहा जब तक वो एक ट्रक के पीछे पूरी तरह से ओझल नहीं हो गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब आसपास का ट्रैफिक सामान्य रूप से चलने लगा था। उसकी कार आगे बढ़ रही थी। ड्राइवर उसे खिड़की से चिंता से देख रहा था। रोहन सर, गाड़ी में आ जाइए। रोहन ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपने हाथ में रखी पानी की बोतलों को देखा। एक ऐसी चीज जो उसके लिए बेमतलब थी, लेकिन इतने सालों से उसकी मां का काम थी। वो कार में वापस आया, बैठ गया, दरवाजा बंद हुआ और कार चल पड़ी। पहले कुछ मिनट तक किसी ने कुछ नहीं कहा। ड्राइवर ने पूछने की हिम्मत नहीं की। रोहन भी चुप रहा। फोन बजा। असिस्टेंट का मैसेज। सर, पार्टनर पूछ रहे हैं कि आप पहुंचे या नहीं। रोहन ने 1 सेकंड, 2 सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर स्क्रीन बंद कर दी। गाड़ी घुमाओ, उसने कहा। जी? ड्राइवर हैरान था। कुर्ला चलो। लेकिन मीटिंग? प्रकाश संभाल लेगा, रोहन ने कहा। आवाज दृढ़ थी। मुझे दूसरा काम है। ड्राइवर ने और कुछ नहीं पूछा। उसने इंडिकेटर दिया और बढ़ती भीड़ में गाड़ी घुमाने का रास्ता खोजने लगा। रोहन सीट पर पीछे टिक गया। कई सालों में पहली बार वो काम के बारे में नहीं सोच रहा था, पैसे के बारे में नहीं सोच रहा था, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं सोच रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही छवि थी, वो औरत जो अभी अभी सड़क के बीच खड़ी पानी की बोतलें बेच रही थी। और जिस तरह से उसने उसे देखा था, एक अजनबी की तरह नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज की तरह जो कभी बहुत जानी पहचानी थी, लेकिन अब जिसकी जरूरत नहीं थी। रोहन ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में एक वाक्य गूंज रहा था, पता नहीं कहां से। कुछ चीजें खो जाने के बाद वापस आने पर भी वैसी नहीं मिलती। उसने आंखें खोली। कार एक छोटी सड़क पर मुड़ चुकी थी, शहर के बाहरी इलाके की ओर। रोहन ने बाहर देखा। शहर अभी भी वैसा ही था, शोरगुल वाला, भागता हुआ। कोई भी उसकी कहानी के लिए नहीं रुकता। लेकिन इस बार उसने रुकने का फैसला किया था, और वो जानता था कि आज रात जब उस पुराने घर का दरवाजा खुलेगा तो पहले की तरह पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। कार ने शहर का केंद्र छोड़ दिया, भीड़ भाड़ वाली सड़कों को पार किया और धीरे धीरे कुर्ला की ओर बढ़ने लगी। दोनों तरफ का नजारा साफ बदल रहा था। ऊंची इमारतें अब तंग घरों और फिर पुरानी किराए की बस्तियों में बदल रही थीं। दरवाजों पर फीके पड़े साइन बोर्ड लटक रहे थे। रोहन ने पूरे रास्ते कुछ नहीं कहा। उसका फोन लगातार बज रहा था। असिस्टेंट?
पार्टनर और कुछ अनजान नंबरों से कॉल आ रही थीं। उसने एक नजर डाली और फोन बंद कर दिया। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से देखा, जैसे कुछ पूछना चाहता हो, लेकिन अंत में चुप रहा। 6 साल तक रोहन के लिए काम करने से वो समझ गया था कि कुछ मौकों पर न पूछना ही बेहतर होता है। रोहन सर, ड्राइवर ने रेड लाइट पर गाड़ी रुकने पर झिझकते हुए कहा। सीधे गली के अंदर चलें? रोहन ने सिर उठाया। उसने बाहर देखा। उन परिचित सड़कों को पहचानने की कोशिश कर रहा था, जो अब अजनबी लग रही थीं। बाएं मुड़कर थोड़ा और आगे चलो। उसकी आवाज धीमी हो गई, जैसे वो रास्ता बताने के बजाय यादों में भटक रहा हो। कार एक ऐसी गली में मुड़ी जो बस इतनी चौड़ी थी कि 2 गाड़ियां एक दूसरे को पार कर सकें। दोनों तरफ एक मंजिला घर थे, दरवाजे खुले थे। टीवी की आवाज, बच्चों की आवाज और लोगों की बातें आपस में घुल मिल रही थीं। कहीं से खाने की महक आ रही थी, इतनी जानी पहचानी कि रोहन एक पल के लिए ठिठक गया। कितने समय से उसने शाम को दाल तड़के की ये महक नहीं सूंघी थी। कार एक पुरानी बस्ती के सामने रुकी। रोहन तुरंत नीचे नहीं उतरा। वो चुपचाप बैठा बस्ती की ओर जाने वाली छोटी गली को देखता रहा। वहां का हर कोना, हर सीढ़ी, हर पेड़ की छाया उसकी यादों में वैसी ही थी। बस वो खुद अब उस जगह का हिस्सा नहीं था। सर, हम पहुंच गए, ड्राइवर ने धीरे से कहा। रोहन ने सिर हिलाया। उसने कार का दरवाजा खोला और नीचे उतरा। शाम की धूप हल्की हो गई थी, लेकिन मुंबई की उमस भरी गर्मी अभी भी थी। वो कुछ देर बस्ती के गेट के सामने खड़ा रहा। अनजाने में उसकी मुट्ठियां भींच गईं। एक पल के लिए उसे लगा कि वो कार में वापस चला जाए, जैसा कि उसने सड़क पर महसूस किया था। बस वापस जाकर दरवाजा बंद कर दो और सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो अपनी जानी पहचानी जिंदगी में लौट जाएगा। मीटिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर्स। लेकिन इस बार वो वापस नहीं मुड़ा। वो बस्ती में दाखिल हुआ। ज्यादा कुछ नहीं बदला था। वही छोटा सा सीमेंट का आंगन, कोने में एक आम नल, दीवारों के सहारे कुछ मोटरसाइकिलें खड़ी थीं। एक कपड़े सुखाने की रस्सी बंधी थी, जिस पर फीके पड़े कपड़े लटके थे। एक अधेड़ उम्र की महिला दरवाजे के सामने बैठी सब्जी काट रही थी। उसे देखकर उसने सिर उठाया। उसकी नजरें रोहन के सूट, चमड़े के जूतों पर से होती हुई उसके चेहरे पर आकर रुक गईं। उसने भौहें सिकुड़ी, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हूं। रोहन ने सिर हिलाकर नमस्ते किया और सीधे अंदर चला गया। कतार का आखिरी कमरा। वो एक पुरानी लकड़ी के दरवाजे के सामने रुक गया, जिसका हरा पेंट जगह जगह से उखड़ गया था। उसने हाथ उठाया, लेकिन तुरंत खटखटाया नहीं। एक याद कौन थी। पुराने दिनों में जब वो स्कूल से घर आता था, तो बस दरवाजा धकेलकर अंदर चला जाता था। खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब उसे यकीन नहीं था कि उसे ये अधिकार है। उसने दरवाजा खटखटाया 3 बार। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से खटखटाया। इस बार अंदर से कुछ आवाज आई, कदमों की आहट और फिर चिटकिनी खुलने की आवाज। दरवाजा खुला। लगभग 30 साल का एक आदमी वहां खड़ा था। पुरानी टी शर्ट पहने, हाथों में ग्रीस लगा था। उसकी आंखों में एक तीखापन और सतर्कता थी। दोनों ने कुछ सेकंड एक दूसरे को देखा। रोहन ने पहले पहचान लिया। सुनील। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें रोहन के सिर से पैर तक गईं और फिर उसके चेहरे पर रुक गईं। तुम यहां क्या करने आए हो? आवाज रूखी थी, जिसमें कोई भावना नहीं थी। रोहन ने एक गहरी सांस ली। मैं मां से मिलना चाहता हूं। सुनील हंसा। खुशी वाली हंसी नहीं, बल्कि एक छोटी तल्ख हंसी। अब याद आई? रोहन ने जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि इस समय कोई भी जवाब चीजों को और खराब कर देगा। सुनील ने दरवाजा और खोला, लेकिन अंदर बुलाने के लिए नहीं, बस रास्ता रोके खड़ा रहा। मां घर पर नहीं है, तुम्हें पता था, फिर भी आ गए? हां। एक खामोशी। सुनील ने उसे देखा। उसकी आंखों में चिढ़ साफ झलक रही थी। तुम्हारे पास करने को और कोई काम नहीं है? रोहन एक पल के लिए रुका। सवाल साधारण था, लेकिन सही जगह पर लगा था। उसके पास बहुत काम हुआ करते थे, लेकिन अब इस काम से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था।
मेरे पास है, रोहन ने धीरे से कहा, लेकिन मैंने यहां आना चुना। सुनील कुछ सेकंड चुप रहा और फिर मुड़कर कमरे में चला गया। अगर आ ही गए हो तो अंदर आ जाओ, बाहर खड़े रहोगे तो लोग सोचेंगे कि रास्ता भटक गए हो। आवाज अभी भी ठंडी थी, लेकिन अब भगाने वाली नहीं थी। रोहन अंदर आया। कमरा उसकी यादों से भी छोटा था, या शायद वो अब बड़े बड़े कमरों में रहने का आदी हो गया था, इसलिए ये जगह और भी तंग लग रही थी। एक लकड़ी की मेज, दो प्लास्टिक की कुर्सियां, एक सिंगल बेड दीवार से सटा हुआ, कोने में एक छोटा सा किचन, कुछ बर्तन करीने से रखे हुए। सब कुछ सादा लेकिन साफ सुथरा। रोहन वहीं खड़ा रहा, समझ नहीं पा रहा था कि बैठे या खड़ा रहे। सुनील ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया, हाथ में एक कपड़ा लेकर ग्रीस पोंछने लगा। तुमने रास्ता ढूंढ ही लिया, कमाल है, सुनील ने कहा। उसकी आंखें रोहन पर नहीं थी। मुझे लगा तुम भूल गए होगे। रोहन सामने बैठ गया। मैं भूला नहीं। भूले नहीं, पर 12 साल तक आए नहीं। सुनील ने सिर उठाया। उसकी आंखें फिर से तीखी हो गईं। या शायद याद था पर आना नहीं चाहते थे। रोहन चुप रहा। मुझे नहीं पता, उसने शुरू किया, लेकिन सुनील ने उसे बीच में ही टोक दिया। मुझे नहीं पता, सुनील ने ऊंची आवाज में दोहराया। यह कहना कितना आसान है ना? रोहन ने मुट्ठी भींच ली। मैं व्यस्त था। हाँ, व्यस्त। सुनील ने सिर हिलाया और फीकी हंसी हंसा। इतना व्यस्त कि एक फोन कॉल भी नहीं कर सके। मैंने पैसे भेजे थे। पैसे? सुनील फिर से हंसा। तुम्हें लगता है पैसे भेजना ही काफी है? रोहन ठिठक गया। मैं नियमित रूप से भेजता था। नियमित क्या? सुनील ने सीधे उसकी आंखों में देखा। पैसे सिर्फ पहले कुछ महीने आए, फिर बंद हो गए। तुम्हें पता है? रोहन सन रह गया। ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? सुनील ने सिर टेढ़ा किया। तुमने कभी चेक किया? रोहन चुप रहा। जवाब बहुत साफ था। सुनील ने उसे कुछ सेकंड देखा और फिर सिर हिलाया। तुमने संपर्क नहीं खोया था। सुनील ने धीरे धीरे एक एक शब्द कहा। तुमने संपर्क न रखना चुना था। यह बात भारीपन से गिरी। रोहन को लगा कि उसका गला सूख गया है। तुमने अपना नंबर बदला, रहने की जगह बदली, सब कुछ बदल दिया, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। सुनील ने आगे कहा, चाहकर भी तुम्हें ढूंढ नहीं सकते थे। मैंने नहीं सोचा था। मैंने नहीं सोचा था, सुनील ने दोहराया। हां, तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा। कमरे में हवा भारी हो गई। रोहन ने मेज पर देखा। उसके हाथ लकड़ी की सतह पर रखे थे, अनजाने में कस गए। मैं गलत था, उसने धीरे से कहा। सुनील ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने रोहन को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा थोड़ा कम था, लेकिन दूरी अभी भी थी। तुम यहां सिर्फ ये कहने आए हो? नहीं। रोहन ने सिर उठाया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुआ था। क्या हुआ था? पैसे और मां के साथ। सुनील कुछ सेकंड चुप रहा और फिर कुर्सी पर पीछे टिक गया। तुम सच में नहीं जानते? रोहन ने सिर हिलाया। सुनील ने उसे ऐसे देखा जैसे कुछ तौल रहा हो। तुम्हें पता है कि मां सड़क पर पानी बेचती है? मैंने आज ही देखा। सुनील ने सिर हिलाया। मां ये 10 साल से भी ज्यादा समय से कर रही है। रोहन को लगा कि उसका दिल सिकुड़ गया है। 10 साल से भी ज्यादा? हां, हर दिन नहीं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। नहीं करेंगी तो क्या खाएंगी? रोहन ने मुंह खोला लेकिन कुछ कह नहीं पाया। मां एक बार अस्पताल में भर्ती हुई थी, सुनील ने आगे कहा, दिल की वजह से। 1 हफ्ता रही। रोहन ने झटके से सिर उठाया। किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताते? सुनील ने पलटकर पूछा। किस नंबर पर फोन करते? किस ईमेल पर? या उन ऊंची इमारतों में तुम्हें ढूंढने आते जहां तुम काम करते हो? रोहन चुप रहा। एक बार मां ने कहा था कि तुम्हें फोन करें, सुनील ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। रोहन ने सिर झुका लिया। उसके दिमाग में एक भारी एहसास फैल गया। मैं। उसने शुरू किया, लेकिन रुक गया। सुनील ने उसे देखा। और कुछ जानना चाहते हो?
सुनील ने पूछा। रोहन ने सिर हिलाया। एक और बात है, सुनील ने कहा। उसकी आवाज धीमी हो गई। इस बारे में तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें नहीं पता। रोहन ने सीधे अपने भाई को देखा। क्या बात? सुनील ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर गया। कुछ देर बाहर देखता रहा और फिर वापस मुड़ा। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक भारीपन था। कोई यहां आया था, सुनील ने कहा। कह रहा था कि वो तुम्हारा आदमी है? रोहन ने भौहें सिकोड़ी। मेरा आदमी? हाँ, सुनील ने सिर हिलाया। और उस दिन जो हुआ, उसने लगभग हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया था। रोहन को अपनी रीढ़ में एक ठंड सी दौड़ती महसूस हुई। तुम्हारा क्या मतलब है? सुनील ने उसे देखा। तुम्हें क्या लगता है ये घर अभी भी हमारा है? हवा जैसे जम गई। रोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक बुरी आशंका ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। छोटा सा कमरा अचानक घुटन भरा हो गया। गर्मी की वजह से नहीं, बल्कि उन बातों की वजह से जो अभी अभी कही गई थीं और अभी भी दोनों के बीच हवा में लटकी हुई थीं, न गिरी थीं न खत्म हुई थीं। रोहन ने सुनील को देखा। उसकी आंखों में अब वो जानी पहचानी आत्मविश्वास नहीं थी। कई सालों में पहली बार उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या पूछना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? ये हमारा नहीं है? उसने धीमी आवाज में कहा। सुनील ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कुर्सी खींची और बैठ गया। दोनों कोहनियां घुटनों पर टिका दी, हाथ आपस में गूंथ लिए। ये किसी ऐसे व्यक्ति की जानी पहचानी मुद्रा थी जो शांत रहने की कोशिश कर रहा हो। तुमने कभी पूछा कि इस घर के कागजात किसके नाम पर है? सुनील ने पूछा। रोहन ठिठक गया। सवाल आसान लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। पहले शायद पापा के नाम पर थे। हाँ, पापा के नाम पर, फिर मां के नाम पर ट्रांसफर हो गए। सुनील ने सिर हिलाया। ये तो तुम्हें याद ही होगा। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। अपने दिवंगत पिता की यादें तेजी से गुजरीं, लेकिन वो वहां नहीं रुका। फिर क्या हुआ? सुनील ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक थकान सी थी। फिर कोई आया, सुनील ने कहा। कह रहा था कि वो तुम्हारा आदमी है, तुम्हारा प्रतिनिधि। रोहन ने भौहें सिकोड़ी। मैंने किसी को नहीं भेजा। अब पता चल गया, सुनील ने बीच में ही टोक दिया। रोहन चुप रहा। वो एक दोपहर को आई, सुनील ने आगे कहा। तुम यहां नहीं थे, मैं काम पर गया था। घर पर सिर्फ मां थी। रोहन को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसने क्या कहा? कहा कि कुछ कागजों पर मां के दस्तखत चाहिए जो परिवार की संपत्ति से संबंधित है। बात करने का तरीका बहुत आत्मविश्वासी था, जैसे सब कुछ तुमने पहले से तय कर रखा हो। सुनील फीकी हंसी हंसा। मां ने पूछा भी, लेकिन उसने कहा कि तुम व्यस्त हो और तुमने उसे ये काम संभालने के लिए कहा है। रोहन ने मुट्ठी भींच ली। मां ने तुम्हें फोन किया था? सुनील ने उसे देखा। हां, सिर्फ एक शब्द, लेकिन कमरे में हवा को और भारी करने के लिए काफी था। 2 बार, सुनील ने आगे कहा, जब वो औरत इंतजार कर रही थी। रोहन ने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली। 2 कॉल, एक छोटी सी बात जो सब कुछ बदल सकती थी। तुम्हें याद नहीं? उसने धीरे से कहा। याद नहीं या ध्यान नहीं दिया? सुनील ने पलटकर पूछा। रोहन ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी यादों को खंगालने की कोशिश की। कई साल पहले, उस समय वो कहां था, क्या कर रहा था? शायद कोई मीटिंग, कोई बिजनेस ट्रिप, या बस किसी और दिन की तरह एक व्यस्त दिन। 2 मिस्ड कॉल और उसने फोन नहीं उठाया था। मां ने दस्तखत कर दिए। सुनील ने एक सपाट आवाज में कहा, पावर ऑफ अटॉर्नी पर। रोहन ने आंखें खोली। पावर ऑफ अटॉर्नी? हां, किसी को संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार देना। उसने कहा कि यह किसी प्रक्रिया के लिए है ताकि काम जल्दी और आसानी से हो जाए। रोहन को अपने अंदर एक ठंड सी महसूस हुई। और फिर वो चली गई। सुनील ने कंधे उचकाए। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक नोटिस नहीं आया। सुनील ने सीधे उसकी आंखों में देखा।
जमीन के मालिकाना हक के ट्रांसफर का नोटिस। रोहन उछलकर खड़ा हो गया। क्या? हां, सुनील अभी भी बैठा था, लेकिन उसकी आंखें बदल चुकी थी। ये घर लगभग हमारा नहीं रहा था। रोहन कमरे में कुछ कदम चला और फिर रुककर मुड़ा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताता? सुनील ने फिर से पूछा। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, सिर्फ थकान थी। तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की? रोहन ने कुछ नहीं कहा। मैंने तुम्हारा पुराना नंबर ढूंढा, संपर्क नहीं हो सका। सुनील ने आगे कहा। मैंने जान पहचान वालों से पूछा, हर जगह पूछा। किसी को नहीं पता था कि तुम कहां हो। किसी ने कहा कि तुम शहर में बड़ा बिजनेस कर रहे हो, लेकिन ठीक से किसी को कुछ नहीं पता था। रोहन ने सिर झुका लिया। ईमेल भेजे थे, सुनील ने कहा। 2। कोई जवाब नहीं आया। रोहन ने मुट्ठी भींच ली। वो जानता था कि वो ईमेल आईडी उसने बहुत पहले छोड़ दी थी। जब वो नई कंपनी में गया तो उसने अपना पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम बदल दिया था। पुराना ईमेल वो अब इस्तेमाल नहीं करता था। फिर तुमने क्या किया? रोहन ने पूछा। सुनील ने गहरी सांस ली। मैं वकील के पास गया। उन्होंने कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी नोटरी से प्रमाणित है, इसलिए कानूनी तौर पर उनके पास आगे की प्रक्रिया करने का अधिकार है। सुनील ने धीरे धीरे कहा, लेकिन एक रास्ता था। अगर यह साबित हो जाए कि यह धोखे से किया गया था तो मुकदमा किया जा सकता है। तो किया क्यों नहीं? सुनील फीकी हंसी हंसा। तुम्हें लगता है मुकदमा करना आसान है? पैसा लगता है, समय लगता है, और मेरे पास वैसा पैसा नहीं था। रोहन चुप रहा। मां ने कहा छोड़ दो, सुनील ने आगे कहा। उन्होंने कहा कि अगर चला गया तो चला गया, जान बची तो लाखों पाए। ये सुनकर रोहन को लगा जैसे किसी ने उसका सीना भींच लिया हो। मां ने सच में ऐसा कहा? हां, सुनील ने सिर हिलाया। वो हमेशा से ऐसी ही है। एक लंबी खामोशी छा गई। बाहर लोगों की बातें, बाइक के गुजरने की आवाज, एक बच्चे के रोने की आवाज, सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था, जैसे इस छोटे से कमरे में कुछ हुआ ही ना हो। रोहन ने चारों ओर देखा। सब कुछ वैसा ही था। न कोई अमीरी के निशान, न ही बहुत गरीबी, बस एक संघर्ष भरी जिंदगी। पैसे? रोहन ने कहा। मैंने सच में भेजे थे। सुनील ने उसे देखा। तुम्हें यकीन है? मैंने ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट किया था, रोहन ने कहा, हर महीने। तो पैसे कहां गए? सुनील ने सीधे पूछा। रोहन जवाब नहीं दे सका। उसे याद आने लगा, उन सालों में उसने अपना पूरा व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए अपने असिस्टेंट को सौंप दिया था। सैलरी देने से लेकर खर्चों तक और उन नियमित ट्रांसफर तक उसने कभी दोबारा जांच नहीं की। किसी ने तुम्हें रिपोर्ट दी होगी? सुनील ने कहा जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो। और तुमने विश्वास कर लिया? रोहन ने सिर उठाया। मुझे ये जांचना होगा। ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, सुनील ने कहा। उसकी आवाज में अब कोई ताना नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। रोहन ने सिर हिलाया। उसने अपना फोन निकाला और उसे ऑन किया। संदेशों की झड़ी लग गई, लेकिन उसने पढ़ा नहीं। उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और एक नाम खोजा, नेहा। उसकी उंगली स्क्रीन पर रुक गई। 9 साल पहले। अगर सुनील की बातें सच थीं, तो उस व्यक्ति को पता होना चाहिए। उसने कॉल का बटन दबाया, कोई सिग्नल नहीं था। उसने फिर कोशिश की। कॉल नहीं लगेगी, सुनील ने कहा। रोहन ने सिर उठाया। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब यह है कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो वो इतना बेवकूफ नहीं होगा कि तुम उसे आसानी से ढूंढ लो। सुनील ने कंधे उचकाए। रोहन ने फोन बंद कर दिया। मैं उसे ढूंढ लूंगा, उसने दृढ़ आवाज में कहा। सुनील ने उसे देखा, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम क्या करोगे? उसने पूछा। उसे ढूंढकर हिसाब करूंगा, रोहन ने जवाब दिया। किस लिए? सुनील ने पलटकर पूछा। रोहन ठिठक गया। जो हमारा है उसे वापस लेने के लिए। सुनील उसे कुछ देर देखता रहा। तुम्हें लगता है यह मामला सिर्फ संपत्ति वापस लेने का है? उसने पूछा। रोहन ने जवाब नहीं दिया। तुम्हें लगता है सिर्फ कागजात ठीक करवा लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? सुनील ने आगे कहा। रोहन चुप रहा। तुम्हें पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है?
सुनील ने पूछा। रोहन ने उसे देखा। पैसा नहीं, घर नहीं, सुनील ने धीरे धीरे कहा। बल्कि ये कि तुम यहां नहीं थे। ये बात ऊंची नहीं थी, लेकिन भारी थी। रोहन को लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। उसने शुरू किया, लेकिन रुक गया। कोई भी शब्द काफी नहीं था। सुनील ने उसे देखा। उसकी आंखें अब पहले की तरह गुस्से वाली नहीं थीं, लेकिन नरम भी नहीं हुई थी। बस अब कोई उम्मीद नहीं थी। मां आने वाली है, सुनील ने कहा। खड़ा हो गया। अगर तुम्हें मां से बात करनी है तो खुद ही करना। रोहन ने सिर हिलाया। वो वापस बैठ गया। हाथ मेज पर रखे थे। उसकी नजरें लकड़ी की सतह पर एक छोटे से खरोंच के निशान पर रुक गईं। शायद कई साल पुराना, एक मामूली सा खरोंच, लेकिन अभी भी वहीं था, जैसे इस घर की हर चीज जो गायब नहीं हुई थी, बस पहले जैसी नहीं रही थी। बाहर धीमे, नियमित कदमों की आहट हुई। रोहन ने सिर उठाया। वो जानता था कि इस बार ये याद नहीं, बल्कि हकीकत है। कदमों की आहट दरवाजे के ठीक सामने रुक गई। बिना देखे भी रोहन जानता था कि ये कौन है। एक जाना पहचाना, लेकिन साथ ही अजनबी सा एहसास उसके सीने में फैल गया। दरवाजा खुला। उसकी मां शांति अंदर आई। वही छोटा सा कद, सिर पर वही प्लास्टिक की टोकरी जो अब आधी खाली हो चुकी थी। उन्हें रोहन को देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। न पूछा, न रुकी। बस हर दिन की तरह अंदर आ गईं। उन्होंने टोकरी को कोने में रखा, सिर पर बंधा दुपट्टा खोला और सीधे बाहर आंगन में नल की ओर चली गईं। पानी बहने की नियमित आवाज आने लगी। रोहन खड़ा हो गया, लेकिन तुरंत उनके पीछे नहीं गया। वो अपनी मां की पीठ को देखता रहा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़ा हो जिसे उसने बहुत लंबे समय से बंद कर रखा था, और अब उसे पता नहीं था कि उसे कैसे खोले। सुनील दरवाजे के सहारे हाथ बांधकर खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद शांति अंदर आई। उनके हाथ अभी भी गीले थे। उन्होंने रसोई के पास लटके एक तौलिए से जल्दी से पूछे। उनकी नजरें रोहन पर से गुजरी, 1 सेकंड के लिए रुकी और फिर सुनील की ओर मुड़ गईं। खाना खाया? नहीं, सुनील ने जवाब दिया। थोड़ा रुको, उन्होंने कहा और चूल्हा जलाने लगी। कोई पूछताछ नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक सामान्य शाम की जानी पहचानी हरकतें। रोहन वहीं असहज खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। मां, उसने कहा। वो नहीं मुड़ी। मैं घर आ गया हूं। एक फालतू का वाक्य। उन्होंने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनका हाथ चावल के बर्तन का ढक्कन खोलकर जांच रहा था। फिर उन्होंने एक और बर्तन चूल्हे पर रखा। रोहन ने एक और कदम बढ़ाया। मां, मुझे आपसे बात करनी है। खाना खाकर बात करते हैं, उन्होंने शांत भाव से जवाब दिया। रोहन ठिठक गया। उसे इस तरह टाले जाने की आदत नहीं थी। काम में सब कुछ तेज, स्पष्ट और प्रभावी होना चाहिए था, लेकिन यहां सब कुछ एक अलग ही गति से हो रहा था। इतना धीमा, जैसे इस घर में समय उसकी दुनिया की गति से नहीं चलता था। वो बैठ गया। किसी ने और कुछ नहीं कहा, बस आग की चटकने की आवाज, करछुल के बर्तन से टकराने की आवाज और पंखे के घूमने की आवाज थी। थोड़ी देर बाद मछली करी की महक फैली। रोहन ने अनजाने में थूक निगली। ये स्वाद उसने कई सालों से महसूस नहीं किया था। खाना परोसा गया। साधारण मछली करी, सब्जी और एक प्लेट में ऑमलेट। कुछ भी खास नहीं, लेकिन काफी था। तीनों मेज के चारों ओर बैठे थे। किसी ने शुरू नहीं किया। अंत में शांति ने चम्मच उठाया। खाओ, ठंडा हो जाएगा। सुनील ने भी चम्मच उठाया। रोहन एक पल बाद। उसने मछली का एक टुकड़ा मुंह में डाला। नमक और मसालों का स्वाद इतना जाना पहचाना था कि उसका गला भर आया। पहले कुछ मिनट तक किसी ने बात नहीं की, बस खा रहे थे जैसे पुराने दिनों में, लेकिन वैसा नहीं था। रोहन ने चम्मच नीचे रखा। मां, उसने पुकारा। वो अभी भी खा रही थी, ऊपर नहीं देखा। पैसे वाली बात, उसने कहा। मैं पूछना चाहता हूं। वो 1 सेकंड के लिए रुकी और फिर खाने लगी। क्या पूछना है? मैं हर महीने पैसे भेजता था, लेकिन सुनील ने कहा कि सिर्फ कुछ महीने ही मिले। उन्होंने सिर उठाकर उसे देखा।
आंखों में कोई हैरानी नहीं थी। हां, सिर्फ एक शब्द। तो पैसे कहां गए? रोहन ने पूछा। नहीं आए तो नहीं आए, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन मैंने भेजे थे। तुमने किसको भेजे थे? उन्होंने पलटकर पूछा। रोहन ठिठक गया। यह सवाल उसने खुद से कभी नहीं पूछा था। मैंने अकाउंट के जरिए भेजे थे, किसी को संभालने के लिए दिया था। तो उस व्यक्ति से पूछो, उन्होंने कहा और मछली का एक और टुकड़ा लिया। रोहन ने मुट्ठी भींच ली। मैं पूछूंगा, उसने कहा। मैं ये मामला साफ करूंगा। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और कागजात वाली बात? रोहन ने आगे कहा। जो यहां आया था, आपको याद है? वो कुछ सेकंड चुप रही। याद है। उस व्यक्ति ने आपसे क्या कहा? कहा कि वो तुम्हारा आदमी है, उन्होंने जवाब दिया। कहा कि तुम व्यस्त हो और उसने उन्हें ये काम संभालने के लिए भेजा है। और आपने विश्वास कर लिया? उन्होंने उसे देखा। विश्वास ना करने का कोई कारण था? रोहन कुछ नहीं कह सका। हां, कोई कारण नहीं था, कम से कम उस समय तो नहीं। आपने मुझे फोन किया था? रोहन ने धीमी आवाज में कहा। हां, उन्होंने सिर हिलाया। 2 बार। हां, रोहन ने सिर झुका लिया। मैंने फोन नहीं उठाया। कोई शिकायत नहीं, कोई नाराजगी नहीं, बस एक पुष्टि। लेकिन इसी बात ने रोहन को किसी भी डांट से ज्यादा परेशान कर दिया। आपने दोबारा फोन क्यों नहीं किया? उसने पूछा। उन्होंने उसे देखा। आंखें शांत थीं। फोन किया था, नहीं उठाया तो छोड़ दिया। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मामला था। कौन सा मामला महत्वपूर्ण नहीं होता? उन्होंने पलटकर पूछा। रोहन ठिठक गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी मां के लिए सब कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता। मुझे यहां होना चाहिए था, उसने कहा। उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं गलत था, रोहन ने आगे कहा। उन्होंने चम्मच नीचे रख दिया। खाना खाओ, बाद में बात करते हैं। रोहन ने उन्हें देखा। वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन नहीं बढ़ सका। ऐसा नहीं था कि कहने के लिए कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसे लगा कि इस समय कहने का कोई मतलब नहीं है। उसने फिर से चम्मच उठाया। खाना खामोशी में जारी रहा। खाना खाने के बाद शांति बर्तन उठाने के लिए खड़ी हुई। सुनील ने मदद की। रोहन वहीं खड़ा रहा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। मां, उसने पुकारा। वो मुड़ी। मैं जानना चाहता हूं कि वो कागज क्या था। उन्होंने उसे कुछ देर देखा। पावर ऑफ अटॉर्नी, उन्होंने कहा। किसके नाम पर? नाम याद नहीं, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन नोटरी से प्रमाणित था। रोहन ने सिर हिलाया। तो वे उस कागज का इस्तेमाल प्रक्रिया के लिए कर सकते थे? हां। और उन्होंने किया? हां। रोहन को लगा कि उसका सिर भारी हो रहा है। अभी घर आपके नाम पर है? उसने पूछा। अभी है, सुनील ने जवाब दिया, लेकिन विवाद में है। रोहन अपने भाई की ओर मुड़ा। तुमने क्या किया? प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोकने के लिए आवेदन दिया, सुनील ने कहा, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। रोहन ने सिर हिलाया। उसने अपना फोन निकाला। मैं एक वकील करूंगा, उसने कहा, इस मामले को सुलझाने के लिए। शांति ने उसे देखा। किस लिए? घर बचाने के लिए। वो कुछ सेकंड चुप रही। घर तो कहीं भी मिल जाता है, उन्होंने कहा। रोहन सन्न रह गया। नहीं मां, उसने शुरू किया। जरूरी इंसान होते हैं, उन्होंने आगे कहा। जब तक इंसान है, रहने की जगह मिल ही जाती है। रोहन को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसे एहसास हुआ कि उसकी मां के लिए हर चीज का मूल्य उससे अलग था। उसने छोटे पुराने कमरे को देखा, लेकिन ये घर था और लगभग चला गया था। मैं इसे खोने नहीं दूंगा, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। सुनील ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें अब अलग थीं, पूरी तरह से संदेह भरी नहीं। अभी तक विश्वास भी नहीं था, बस एक इंतजार था। रोहन ने फोन उठाया और बाहर चला गया। उसे कॉल करनी थी, असिस्टेंट को नहीं, पार्टनर को नहीं, बल्कि एक वकील को,
जिसे वो जानता था कि वो ऐसे मामलों को संभाल सकता है। वो आंगन में खड़ा होकर आसमान की ओर देखने लगा, जो अब अंधेरा होने लगा था। फोन कनेक्ट हुआ। शर्मा जी, मैं रोहन बोल रहा हूं, उसने कहा। हाँ रोहन, क्या बात है? मुझे आपकी मदद चाहिए। एक पावर ऑफ अटॉर्नी और संपत्ति हस्तांतरण से संबंधित फाइल की जांच करनी है। अर्जेंट है? हाँ, रोहन ने कहा, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, मुझे जानकारी भेजो। रोहन ने फोन काट दिया। वो कुछ देर और वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में सब कुछ व्यवस्थित होने लगा था। पैसा, कागजात, असिस्टेंट, ये सब अब बिखरे हुए विवरण नहीं थे, बल्कि एक श्रृंखला थी, और वो इसके अंतिम छोर पर खड़ा था। रोहन अंदर वापस आया। कमरा वैसा ही था। उसकी मां बची हुई पानी की बोतलों को ठीक कर रही थी। सुनील दीवार के सहारे खड़ा बाहर देख रहा था। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक चीज बदल गई थी। रोहन अब कहानी से बाहर नहीं था। वो अंदर आ चुका था, और इस बार वो जानता था कि वो एक बार फिर मुंह नहीं मोड़ सकता। रात रोहन की सोच से ज्यादा तेजी से आई। छोटे से कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं थी, बस छत के बीच में एक पीला बल्ब लटका हुआ था, जो एक धुंधली रोशनी बिखेर रहा था, जो देखने के लिए काफी थी, लेकिन कोनों में अंधेरे को छिपाने के लिए नहीं। रोहन मेज पर वापस बैठ गया। हाथ में अभी भी फोन था, लेकिन उसने और कुछ नहीं किया। वकील से अभी अभी हुई बातचीत सिर्फ पहला कदम थी। वो जानता था कि यह मामला आसान नहीं होगा, लेकिन कम से कम कई सालों में पहली बार वो अपने परिवार के लिए कुछ ठोस कर रहा था। सुनील सामने बैठा था, दीवार से सटा हुआ, एक पैर कुर्सी पर चढ़ा हुआ था। उसकी आंखों में अब दोपहर जैसी कटुता नहीं थी, लेकिन अभी भी एक दूरी थी। तुम्हें उस दिन के बारे में ठीक से याद है? रोहन ने धीमी आवाज में पूछा। सुनील ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कुछ देर दरवाजे से बाहर देखा, जैसे अपने दिमाग में पुरानी छवि को फिर से ढूंढ रहा हो। याद है, उसने कहा, हर दिन कोई अजनबी घर नहीं आता, और वो भी ये कहकर कि वो तुम्हारा आदमी है। वो कितने बजे आई थी? लगभग दोपहर में 12 बजे के आसपास, सुनील ने जवाब दिया। मैं सुबह से काम पर था, घर पर सिर्फ मां थी। रोहन ने सिर हिलाया। उसने ठीक ठीक क्या कहा? सुनील ने एक हल्की सांस ली और फिर धीरे धीरे बताने लगा, जैसे हर विवरण याददाश्त से निकाला जा रहा हो। कहा कि तुम्हारी कंपनी परिवार की संपत्ति का पुनर्गठन कर रही है, कुछ कागजात पर दस्तखत करने हैं ताकि प्रक्रिया जल्दी हो जाए। अगर समय पर दस्तखत नहीं हुए तो देर हो जाएगी और किसी काम पर असर पड़ेगा, कुछ ऐसा ही। रोहन ने भौहें सिकोड़ी। ये कहने का तरीका बहुत जाना पहचाना था, इतना अस्पष्ट कि सुनने वाला ठीक से समझ ना पाए, लेकिन इतना आत्मविश्वासी कि लोग विश्वास कर लें। मां ने कुछ पूछा? हां, सुनील ने सिर हिलाया। मां ने पूछा कि क्या तुम्हें फोन करने की जरूरत है? रोहन को लगा कि उसका गला भर आया है। और उसने क्या कहा? कहा कि तुम व्यस्त हो, मीटिंग में हो, फोन नहीं उठा सकते, और तुमने उसे ये काम संभालने के लिए कहा है। रोहन ने अपने हाथ में फोन कसकर पकड़ लिया। मां ने फोन किया? हां, सुनील ने कहा, 2 बार। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। रोहन ने फोन की स्क्रीन पर नीचे देखा, जैसे वो उन खोई हुई कॉल्स को कई साल पहले से फिर से देख सकता हो, लेकिन बेशक वहां कुछ नहीं था। मुझे याद नहीं, उसकी आवाज भर्रा गई। याद रखने की जरूरत नहीं, सुनील ने जवाब दिया। बस ये जान लो कि किया था। रोहन ने कोई खंडन नहीं किया। वो जानता था कि इस समय सफाई या बहाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके बाद मां ने दस्तखत कर दिए। सुनील ने आगे कहा, पावर ऑफ अटॉर्नी पर, नोटरी से प्रमाणित। नोटरी कहां से हुई? रोहन ने पूछा। पास के एक ऑफिस से। वो मां को ले गई थी, सुनील ने जवाब दिया। मां ने बाद में बताया। रोहन ने सिर हिलाया। इससे सब कुछ और भी स्पष्ट हो गया। एक नोटरी से प्रमाणित पावर ऑफ अटॉर्नी अगर सही प्रक्रिया से बनाई गई हो तो उसकी कानूनी वैधता बहुत मजबूत होती है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तुरंत कुछ नहीं हुआ। सुनील ने कंधे उचकाए। कुछ महीनों बाद एक कागज आया। कैसा कागज? जमीन के मालिकाना हक के ट्रांसफर का नोटिस। सुनील ने सीधे उसकी आंखों में देखा। पाने वाले का नाम
एक कंपनी का था। रोहन खड़ा हो गया और कमरे में टहलने लगा। कौन सी कंपनी? ठीक से याद नहीं, कोई अनजान नाम था। तुम्हारी कंपनी का नहीं, सुनील ने जवाब दिया। रोहन रुक गया। तो तुमने क्या किया? पूछताछ की, सुनील ने कहा। वकील से पूछा, जान पहचान वालों से पूछा। आखिर में पता चला कि वो पावर ऑफ अटर्नी उन्हें लगभग सब कुछ करने की इजाजत देती है। और तुमने उसे रोक दिया? हां, सुनील ने सिर हिलाया। धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की, इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से रोक दिया। रोहन ने एक लंबी सांस छोड़ी। लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। सुनील ने आगे कहा, यह सिर्फ रुका है। अगर वे चाहें तो वे इसे फिर से शुरू कर सकते हैं। रोहन ने अपने भाई को देखा। तो इतने सालों से यह मामला ऐसे ही लटका हुआ है? हां, सुनील ने जवाब दिया। जैसे एक ऐसी तारीख जिसका इंतजार हो, पता नहीं कब वापस आ जाए। रोहन वापस बैठ गया, हाथ माथे पर रखे। उसने सब कुछ जोड़ना शुरू कर दिया। पैसे नहीं आए, एक व्यक्ति आया, खुद को प्रतिनिधि बताया, पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रांसफर, यह सब कोई संयोग नहीं था। तुम्हें उसका चेहरा याद है? रोहन ने पूछा। याद है, सुनील ने जवाब दिया। लगभग 30-35 की होगी। सलीके से कपड़े पहने हुए, बहुत आत्मविश्वास से बात करती थी। रोहन ने सिर हिलाया। नाम बताया था? सुनील ने कुछ देर सोचा। शायद बताया था, लेकिन उस समय मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने कहा। बस इतना याद है कि मां उसे नेहा मैडम कह रही थी। रोहन ठिठक गया। एक ऐसा नाम जो दुर्लभ नहीं था, लेकिन उसका ध्यान खींचने के लिए काफी था। नेहा? उसने दोहराया। हां, सुनील ने सिर हिलाया। क्यों? रोहन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में एक नाम और भी स्पष्ट रूप से उभरा। नेहा, वो महिला जो उसके साथ कई सालों से काम कर रही थी, जिस पर वो इतना विश्वास करता था कि उसने अपना पूरा व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन उसे सौंप दिया था, जो उसके परिवार के बारे में आसानी से जान सकती थी, पता जानती थी, हालात जानती थी, कमजोरी जानती थी। मुझे लगता है मैं जानता हूं कि वो कौन है, रोहन ने धीरे धीरे कहा। सुनील ने उसे देखा। कौन? रोहन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने मेज पर नीचे देखा, जैसे कुछ तौल रहा हो। अगर ये वही है, उसने कहा, तो ये मामला सिर्फ धोखाधड़ी का नहीं है। सुनील चुप रहा। मुझे जांच करनी होगी, रोहन ने कहा। सब कुछ जांच लो, सुनील ने जवाब दिया। लेकिन एक बात याद रखना। रोहन ने सिर उठाया। हां, चाहे वो कोई भी हो, ये अपने आप नहीं हुआ, सुनील ने कहा। किसी ने तो मौका दिया होगा। रोहन समझ गया। और वो व्यक्ति, शायद वो खुद था। एक लंबी खामोशी छा गई। बाहर गाड़ियों का शोर कम हो गया था। हवा ठंडी हो चली थी। एक हल्की हवा के झोंके से दरवाजे पर लगे कुछ कागज हिलने लगे। रोहन ने कमरे में चारों ओर देखा। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसका एहसास बदल गया था। अब वो एक बाहरी व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदार व्यक्ति था। मैं इस मामले को संभाल लूंगा, रोहन ने दृढ़ आवाज में कहा। सिर्फ घर के लिए नहीं। सुनील ने उसे देखा। किस लिए? रोहन ने सीधे अपने भाई को देखा। मां के लिए। सुनील ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बदल गईं। अब पूरी तरह से संदेह वाली नहीं थी। अभी तक विश्वास भी नहीं था, लेकिन कुछ नरम जरूर हो गया था। आंगन के बाहर दरवाजा धीरे से खड़का। किसी के बात करने की आवाज आई और फिर वे चले गए। रोहन खड़ा हो गया। मैं थोड़ी देर बाहर हूं, उसने कहा। ठीक है, सुनील ने जवाब दिया। रोहन आंगन में बाहर आया। आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। स्ट्रीट लाइट जल गई थी। पीली रोशनी छोटी सी गली पर पड़ रही थी। दिन जैसी भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी भी लोग आ जा रहे थे। वो वहां खड़ा रहा, एक गहरी सांस ली। सब कुछ धीरे धीरे साफ हो रहा था, और जितना साफ हो रहा था उतना ही भारी लग रहा था। उसने फोन निकाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट फिर से खोली। नेहा। इस बार उसने कॉल नहीं किया, बस देखा और स्क्रीन बंद कर दी। कुछ चीजें एक कॉल से हल नहीं होती। वो मुड़कर घर के अंदर देखने लगा।
खुले दरवाजे से उसने अपनी माँ को बैठे हुए देखा। उनकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी। हाथ में एक कपड़ा लिए वो बची हुई पानी की बोतलों को एक एक करके पोंछ रही थी। धीमी सधी हुई हरकतें, जैसे इस समय यही सबसे जरूरी काम हो। घर नहीं, पैसा नहीं, सिर्फ पानी की बोतलें। रोहन वहां बहुत देर तक देखता रहा। पहली बार उसे एक साधारण सी बात समझ में आई, जो उसने पहले कभी नहीं सोची थी। उसकी मां को बचाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें बस साथ की जरूरत थी। और शायद सबसे मुश्किल काम उन कागजातों को सुलझाना नहीं था, बल्कि एक बेटा बनना फिर से सीखना था। वो अंदर वापस आया, कुछ और नहीं कहा, लेकिन इस बार वो दरवाजे की दहलीज पर नहीं खड़ा था। बस्ती में रात दिन की तुलना में शांत थी, लेकिन पूरी तरह से खामोश नहीं। अभी भी कभी कभी कोई मोटरसाइकिल गुजर जाती, लोगों की बातें धीमी होती और फिर बंद हो जाती, और कहीं से किसी दूसरे कमरे से टीवी की आवाज आ रही थी। उस माहौल में शांति का कमरा और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से शांत लग रहा था। रोहन बिस्तर के किनारे बैठा था, हाथ आपस में गूंथे हुए, आंखें जमीन पर टिकी थी। सुनील न जाने कब बाहर चला गया था, शायद दोनों को अकेला छोड़ने के लिए। कमरे में अब सिर्फ वो और उसकी मां थे। शांति अभी भी रसोई के कोने में बैठी थी, बची हुई पानी की बोतलों को फिर से जमा रही थी। न जल्दी न धीरे, हर हरकत नियमित, जैसे उन्होंने ये काम पूरी जिंदगी किया हो। रोहन कुछ देर उन्हें देखता रहा और फिर खड़ा होकर पास गया। मां, वो नहीं मुड़ी। मुझे बात करनी है। उन्होंने शांत भाव से जवाब दिया। बोलो। रोहन वहां कुछ सेकंड खड़ा रहा। जो शब्द उसने पहले से तैयार किए थे वे अचानक बिखर गए। उसने सोचा था कि वो बहुत कुछ कहेगा, सफाई देगा, माफी मांगेगा, हालचाल पूछेगा, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। मुझे माफ कर दो, आखिर में उसने कहा। उन्होंने हाथ रोक दिए, हैरानी से नहीं, बस रुक गईं। फिर उन्होंने बची हुई आखिरी कुछ बोतलों को जमाना जारी रखा और उन्हें एक कोने में करीने से रख दिया। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, ना और कुछ पूछा, न जवाब दिया, लेकिन इनकार भी नहीं किया। रोहन को लगा कि उसका गला भर आया है। मुझे पता है, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था, उसने आगे कहा। मुझे संपर्क नहीं तोड़ना चाहिए था, मुझे आपको ऐसे जीने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए था। वो खड़ी हुई, मुड़कर उसे देखा। आंखें अभी भी वैसी ही थीं, न गुस्सा न शिकायत, बस एक नजर। तुम क्या सोचते हो, मैं कैसी जी रही थी? उन्होंने पूछा। रोहन ठिठक गया। मतलब, मैं जी तो रही थी, उन्होंने कहा। खा रही थी, सो रही थी, काम कर रही थी, जैसे पहले करती थी। रोहन ने मुट्ठी भींच ली। लेकिन आपको पानी बेचना पड़ा तो? उन्होंने पलटकर पूछा। रोहन जवाब नहीं दे सका। काम नहीं करती तो क्या खाती? उन्होंने कहा। खाली बैठती? उनकी आवाज ऊंची नहीं थी, न ही कठोर, लेकिन हर वाक्य बहुत स्पष्ट था। रोहन ने नीचे देखा। मैंने पैसे भेजे थे। उन्होंने सिर हिलाया। भेजे थे, पर पहुंचे नहीं। नहीं पहुंचे तो छोड़ दिया, उन्होंने कहा। रोहन ने सिर उठाया। आपको अजीब नहीं लगा? हां, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन नहीं थे तो खुद कमा लिए। तुम्हें दोबारा फोन नहीं किया? उन्होंने उसे देखा। जब तुम सुनते ही नहीं थे तो फोन करके क्या करती? रोहन चुप रहा। जवाब इतना सरल था कि वो उसका खंडन नहीं कर सका। उसने शुरू किया और रुक गया। मुझे लगा कि सिर्फ पैसे भेजना ही काफी है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि ऐसा करके मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। वो मुड़ी और हाथ पोंछने के लिए तौलिया लिया। पैसा जिम्मेदारी नहीं होता, उन्होंने कहा। रोहन चुपचाप खड़ा रहा। तो क्या होता है? उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो मेज के पास गईं, बैठ गईं और फिर बोली, साथ होना। 2 शब्द, छोटे लेकिन भारी। रोहन को लगा जैसे कोई चीज उसके अंदर गहराई तक छू गई हो। मैं साथ नहीं था, उसने धीरे से कहा। उन्होंने सिर हिलाया। मैं गलत था।
उन्होंने उसे देखा। इस बार उनकी आंखों में कुछ अलग था। नरम नहीं, लेकिन पूरी तरह से ठंडा भी नहीं। तुम जानते हो, यही काफी है, उन्होंने कहा। कोई और शब्द नहीं, कोई माफी नहीं, कोई कोई बात नहीं, बस जानना। रोहन वहीं खड़ा रहा। उसे लगा जैसे वो एक बहुत लंबा रास्ता तय करके आया है, लेकिन अभी भी कुछ ही कदम चला है। मां, उसने पुकारा। क्या? मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूं। यह वाक्य उसने कंपनी से निकलते समय ही सोच लिया था। यह सबसे स्पष्ट समाधान था। उसके पास साधन थे, बेहतर रहने की जगह थी, वो मां की देखभाल कर सकता था। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसे लगा कि यह सही नहीं है। शांति ने उसे देखा। किस लिए? रोहन ठिठक गया। ताकि मैं आपकी देखभाल कर सकूं। कैसे देखभाल करोगे? उन्होंने पूछा। मेरे पास घर है, साधन है। आपको अब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उसे बहुत देर तक देखती रही और फिर उन्होंने सिर हिला दिया। जरूरत नहीं है। रोहन सन्न रह गया। मुझे यहां की आदत है, उन्होंने कहा। काम है, जान पहचान वाले हैं, वहां जाकर क्या करूंगी? लेकिन यहां सुविधा नहीं है। क्या सुविधा नहीं है? उन्होंने पलटकर पूछा। रोहन जवाब नहीं दे सका। उसने छोटे, पुराने लेकिन साफ सुथरे कमरे को देखा। मैं भरपाई करना चाहता हूं, उसने कहा। वो हल्की सी हंसी, एक बहुत छोटी सी मुस्कान। किस चीज की भरपाई? रोहन चुप रहा। तुम क्या सोचते हो? तुमने मुझे क्या कम दिया है? उन्होंने पूछा। मैंने आपको खुद को कम दिया, जवाब अचानक निकला। उन्होंने उसे देखा। इस बार उनकी आंखें ज्यादा देर तक रुकी रहीं। और मैंने? उन्होंने पूछा। रोहन समझ नहीं पाया। तुमने मुझे कम दिया और मैंने तुम्हें नहीं दिया, उन्होंने कहा। रोहन चुपचाप खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। कमी थी, उन्होंने कहा, लेकिन वैसी नहीं जैसी तुम सोच रहे हो। वो खड़ी हुई, दरवाजे के पास गईं और बाहर देखने लगी। मुझे एक बेटे की कमी थी, उन्होंने कहा। पैसे की नहीं, घर की नहीं। रोहन को लगा कि उसका दिल सिकुड़ गया है। मैं यहां रह सकता हूं, उसने धीमी आवाज में कहा, अगर आप नहीं जाना चाहती। वो मुड़ी। कितने दिन? रोहन ठिठक गया। ये सवाल उसने सोचा ही नहीं था। मैं कुछ दिन रहूंगा। कुछ हफ्ते? उन्होंने आगे पूछा। रोहन चुप रहा। उसे यकीन नहीं था। उसका काम, उसकी जिंदगी, सब कुछ कहीं और था। छोड़ो, उन्होंने कहा। जवाब देने की जरूरत नहीं है। रोहन ने उन्हें देखा। मैं अब जाना नहीं चाहता, उसने कहा। इस बार उसकी आवाज ज्यादा दृढ़ थी। उन्होंने उसे देखा। कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन रहूंगा, उसने आगे कहा। लेकिन मैं अब गायब नहीं होऊंगा। एक खामोशी। वो मुड़ी, उसे नहीं देखा। सो जाओ, उन्होंने कहा। कल भी काम है। रोहन वहीं खड़ा रहा। उसे नहीं पता था कि ये स्वीकृति है या नहीं, लेकिन कम से कम उन्होंने इनकार नहीं किया। वो बिस्तर पर बैठ गया और कुछ नहीं कहा। छोटे से कमरे में पीली रोशनी अभी भी जल रही थी। बाहर गाड़ियों का शोर कम हो गया था। कहीं एक कुत्ता भौंका और फिर चुप हो गया। रोहन लेट गया। आंखें छत पर टिकी थीं। उसे अपनी मां की बात याद आई। पैसा जिम्मेदारी नहीं है, साथ होना है। सरल, लेकिन उसे समझने में 12 साल लग गए। उसने सिर घुमाकर रसोई की ओर देखा। उसकी मां सो चुकी थी, हर रात की तरह, पीठ फेरे हुए। कोई गले लगाना नहीं, कोई शुभरात्रि नहीं, लेकिन अब पहले जैसी दूरी भी नहीं थी। रोहन ने आंखें बंद कर लीं। कई सालों में पहली बार वो सोने से पहले काम के बारे में नहीं सोच रहा था, सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहा था, कल, और उसे क्या करना है ताकि वो एक बार फिर मुंह न मोड़े। अगली सुबह रोहन सामान्य से जल्दी उठा। अलार्म की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो गहरी नींद नहीं सोया था। नींद टूटी फूटी थी, जैसे उसका दिमाग अभी भी उन सभी घटनाओं को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा हो। उसने आंखें खोली और पुरानी छत को देखा।
जिसका पेंट फीका पड़ गया था। एक पल के लिए वो भूल गया कि वो कहां है। फिर कॉफी की महक आई, जिसने उसे वर्तमान में खींच लिया। वो उठकर बैठ गया। रसोई के कोने में उसकी मां न जाने कब से उठी हुई थी। वो पानी उबाल रही थी। उनके हाथ एक आदत की तरह तेजी से चल रहे थे, बिना सोचे समझे। उठ गए? उन्होंने बिना मुड़े पूछा। जी, रोहन ने जवाब दिया। वो बिस्तर से उतरकर पास गया। सुबह का कमरा ज्यादा रोशन था। रात की धुंधली पीली रोशनी नहीं थी। सब कुछ ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा वास्तविक लग रहा था। आप थोड़ी देर और आराम नहीं करती? उसने पूछा। आदत है, उन्होंने जवाब दिया। खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। रोहन ने सिर हिलाया। उसने और कुछ नहीं पूछा। सुनील बाहर से अंदर आया, हाथ में तौलिया लिए। बाल अभी भी गीले थे। इतनी जल्दी उठ गए? सुनील ने उसे देखा। हां, रोहन ने जवाब दिया। कोई प्लान है? सुनील ने पूछा। रोहन ने अपने भाई को देखा। हां, मैं कंपनी जा रहा हूं, उसने कहा। उससे मिलने। सुनील ने नहीं पूछा किससे, बस सिर हिला दिया। सावधान रहना, उसने कहा। रोहन समझ गया। हां। उसने अपने कपड़े बदले। वही कल वाला सूट, थोड़ा सिकुड़ा हुआ लेकिन अभी भी सलीके का। दरवाजे से निकलने से पहले वो रुका और अपनी मां को देखा। मां, मैं थोड़ी देर में आता हूं। उन्होंने जवाब दिया। अभी भी नहीं मुड़ी। मैं वापस आऊंगा। एक खामोशी। बस इतना ही। लेकिन इस बार रोहन को वो जवाब उतना दूर का नहीं लगा जितना कल लगा था। कार उसे गली के कोने पर मिली। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। उसे देखकर थोड़ी राहत महसूस हुई। कंपनी चले सर? हां। कार चल पड़ी। रोहन ने बाहर देखा। वही जानी पहचानी लेकिन अजनबी सड़क। दुकानें खुल रही थीं। लोग एक नए दिन की शुरुआत कर रहे थे। सब कुछ वैसा ही था, बस वो अलग था। उसने हर दिन की तरह काम चेक करने के लिए फोन नहीं खोला। इसकी बजाय उसने फिर से कॉन्टैक्ट लिस्ट में नेहा का नाम खोला। इस बार उसने कॉल नहीं किया, बस देखा और स्क्रीन बंद कर दी। लगभग 40 मिनट बाद कार उस ऑफिस बिल्डिंग के सामने रुकी जहां उसकी कंपनी का दफ्तर था। एक आधुनिक कांच की इमारत जो उस छोटी सी बस्ती के बिल्कुल विपरीत थी जहां से वो अभी अभी आया था। रोहन कार से उतरा। इस जगह का जाना पहचाना एहसास अभी भी था, लेकिन अब पहले जैसा आरामदायक नहीं था। वो अंदर गया। रिसेप्शनिस्ट खड़ी होकर नमस्ते करने लगी। नमस्ते रोहन सर। उसने सिर हिलाया बिना रुके। लिफ्ट 12वीं मंजिल पर गई। दरवाजा खुला। ऑफिस का माहौल अलग था, सामान्य से ज्यादा शांत और तनावपूर्ण। शायद इसलिए कि उसने कल की मीटिंग रद्द कर दी थी। शायद इसलिए कि वे उसके इस तरह गायब होने के आदी नहीं थे। वो सीधे अपने ऑफिस में गया। नेहा को यहां बुलाओ, उसने अपनी सेक्रेटरी से कहा। जी। रोहन कुर्सी पर बैठ गया। उसने लैपटॉप नहीं खोला, कोई फाइल नहीं पढ़ी, बस वहीं बैठा इंतजार करता रहा। लगभग 15 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा अंदर आई, पहले की तरह, सलीके से, आत्मविश्वास से भरी हुई। सफेद शर्ट, काली पैंट, बाल पीछे करीने से बंधे हुए। एक पेशेवर छवि जिसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं था। आपने बुलाया सर? उसने पूछा। रोहन ने उसे देखा। एक खामोशी। बैठो, उसने कहा। नेहा बैठ गई, हाथ मेज पर रखे, आंखें शांत थीं। कोई बात है सर? रोहन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने दराज खोली, एक फाइल निकाली। वो कागजात जो उसने सुबह ही वकील से मंगवाए थे। उसने उन्हें मेज पर रखकर उसकी ओर खिसका दिया। इसे देखो। नेहा ने उसे उठाया और खोला। उसकी आंखें हर पन्ने पर से गुजरी। पहले तो कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन तीसरे चौथे पन्ने पर उसकी आंखों में कुछ बहुत छोटा सा उभरा, अस्पष्ट, लेकिन इतना कि रोहन पहचान सके। उसने फाइल नीचे रख दी। ये क्या है? उसने पूछा। मेरी मां का घर, रोहन ने जवाब दिया। नेहा ने उसे देखा। इसका मुझसे क्या लेना देना? रोहन कुर्सी पर पीछे टिक गया। कुछ साल पहले कोई वहां गया था, खुद को मेरा आदमी बताकर। नेहा कुछ नहीं बोली। उसका नाम नेहा था, रोहन ने आगे कहा। एक खामोशी। नेहा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी।
नाम एक जैसे हो सकते हैं, उसने कहा। रोहन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उस व्यक्ति को पता, हालात और ये भी पता था कि मैं संपर्क में नहीं हूं। नेहा चुप रही और उसके बाद मेरी मां ने पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत कर दिए। रोहन 1 सेकंड के लिए रुका। कुछ कहना चाहोगी? नेहा कुछ देर फाइल को देखती रही। फिर उसने एक सांस छोड़ी। अब वो आत्मविश्वास नहीं था जो आते समय था। आपको सब पता चल गया? उसने पूछा। अभी नहीं, रोहन ने जवाब दिया, इसीलिए पूछ रहा हूं। नेहा ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे नहीं लगा था कि आपको पता चलेगा, उसने कहा। मैंने भी नहीं सोचा था। एक खामोशी। पैसे, रोहन ने कहा। मैंने भेजे थे। नेहा ने इनकार नहीं किया। तुम मैनेज करती थी, रोहन ने आगे कहा। हाँ। पैसे पहुंचे नहीं। नेहा चुप रही। कुछ सफाई देना चाहोगी? नेहा ने सिर उठाया। उसकी आंखें अब बच नहीं रही थीं। मैंने भेजना बंद कर दिया था, उसने कहा। रोहन को हैरानी नहीं हुई। उसने अनुमान लगा लिया था। क्यों? नेहा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कांच की खिड़की से बाहर देखा, जहां शहर नीचे फैला हुआ था। क्योंकि आप उलझना नहीं चाहते थे, उसने कहा। रोहन ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? आपने मुझसे उस समय कहा था। नेहा मुड़कर उसे देखने लगी। आपने कहा था कि आप उन चीजों में वापस नहीं खिंचना चाहते। रोहन ठिठक गया। एक धुंधली सी याद उभरी। उसने कहा था, किसी समय जब काम बढ़ने लगा था, जब वो उन चीजों को काटना चाहता था जो उसे धीमा कर रही थीं, उसने कहा था, बस इसे संभाल लो, काम पर असर नहीं पड़ना चाहिए। नेहा ने आगे कहा। रोहन ने कुछ नहीं कहा। मैंने वही किया, उसने कहा। पैसे भेजना बंद करना वही करना था? रोहन ने पूछा। शुरू में नहीं, नेहा ने जवाब दिया, लेकिन बाद में मुझे लगा कि इसकी जरूरत नहीं है। रोहन ने हाथ भींच लिए। जरूरत नहीं है? आप पूछते नहीं थे, चेक नहीं करते थे, कोई परवाह नहीं थी, तो हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? ये बात गलत नहीं थी, लेकिन स्वीकार करने योग्य भी नहीं थी। और कागजात वाली बात? रोहन ने पूछा। नेहा चुप रही। फिर उसने सिर हिला दिया। हाँ, उसका भी लेना देना है। रोहन ने उसे देखा। तुम वहां गई थी? नेहा ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मैं जानती हूं कि कौन गया था। नेहा झिझकी। मेरी एक जान पहचान वाली है, उसने कहा, जो कागजात का काम करती है। और तुमने उसे भेजा? नेहा ने सीधे जवाब नहीं दिया। उस समय मुझे लगा, उसने धीरे धीरे कहा, कि अगर आपके परिवार से कोई बंधन नहीं रहेगा तो आप काम पर ज्यादा ध्यान देंगी। रोहन ने उसे देखा। गुस्से से नहीं, सिर्फ निराशा से। तुम ऐसा सोचती हो? उसने पूछा। नेहा ने सिर झुका लिया। मैं गलत थी, उसने कहा। एक साधारण वाक्य, कोई बहाना नहीं, कोई सफाई नहीं। रोहन खड़ा हो गया। वो कांच की खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। शहर अभी भी वैसा ही था, शोरगुल वाला, व्यस्त। किसी को नहीं पता था कि यहां एक ऐसी बातचीत हो रही है जो बहुत कुछ बदल देगी। वो कागज इस्तेमाल हुआ है? रोहन ने बिना मुड़े पूछा। अभी पूरा नहीं हुआ, नेहा ने जवाब दिया। रोक दिया गया था। रोहन ने सिर हिलाया। वो वापस मुड़ा। मैं इसे संभाल लूंगा, उसने कहा। नेहा ने विरोध नहीं किया। मैं जिम्मेदारी लूंगी, उसने कहा। रोहन ने उसे देखा। जिम्मेदारी हमेशा चीजों को ठीक नहीं कर सकती, उसने जवाब दिया। एक खामोशी। मुझे पता है, नेहा ने कहा। रोहन ने फाइल उठाई। मैं नहीं चाहता कि यह दोबारा हो, उसने कहा। नहीं होगा, नेहा ने जवाब दिया। रोहन कमरे से बाहर निकल गया, बिना पीछे देखे। बाहर ऑफिस अभी भी सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन उसके लिए सब कुछ बदल गया था, बहुत कुछ। कंपनी की इमारत से निकलकर रोहन तुरंत कार में नहीं बैठा। वो लॉबी में खड़ा होकर आने जाने वाले लोगों की भीड़ को देखता रहा। भागते हुए चेहरे, अधूरी फोन कॉल्स, ना रुकने वाले कदम, सब कुछ पहले की तरह सुचारू रूप से चल रहा था। बस वो खुद एक जाने पहचाने रास्ते से बाहर निकल आया था। फोन बजा। वकील शर्मा जी का था। तुम कहाँ हो? दूसरी तरफ से आवाज आई।
कंपनी के नीचे अभी अभी काम खत्म हुआ। अच्छा है, मेरे पास फाइल की स्कैन कॉपी है, लेकिन बेहतर होगा कि हम मिलें। कुछ बातें स्पष्ट करनी है। मैं अभी आता हूं। रोहन कार में बैठ गया। इस बार उसने कुछ और नहीं कहा, बस ड्राइवर को पता भेज दिया। रास्ते में उसने फिर से फाइल खोली। सूखे कानूनी शब्द, लेकिन हर लाइन का एक ठोस परिणाम था। बेचने का अधिकार, हस्तांतरण, दायित्व, बंधन। एक कागज का टुकड़ा पूरे घर को बदल सकता था। उसे अपनी मां की आंखें याद आईं जब उन्होंने कहा था, घर तो कहीं भी मिल जाता है। एक ऐसा वाक्य जो सुनने में हल्का लगता था, लेकिन किसी भी शर्त से ज्यादा भारी था। कार बांद्रा में वकील के ऑफिस के सामने रुकी। शांत माहौल, कागजों की और एयर कंडीशनर की ठंडी महक। शर्मा जी इंतजार कर रहे थे। मेज पर 2 फाइलें थीं जो रोहन की फाइल से भी मोटी थीं। बैठो, शर्मा जी ने कहा। रोहन ने कुर्सी खींची और फाइल नीचे रख दी। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं, शर्मा जी ने शुरू किया। ये पावर ऑफ अटॉर्नी सही प्रक्रिया से बनाई गई है। नोटरी है, पहचान की पुष्टि है, गवाह है। ऊपरी तौर पर यह बिल्कुल साफ है। रोहन ने सिर हिलाया। लेकिन असल में यह धोखा है। सही, शर्मा जी ने एक पन्ना पलटा। समस्या इसे साबित करने की है। हमें यह साबित करना होगा कि दस्तखत गलत जानकारी देकर करवाए गए थे और दूसरी पार्टी के व्यवहार में धोखाधड़ी के संकेत दिखाने होंगे। कोई रास्ता है? हां, शर्मा जी ने एक कॉपी उसकी ओर खिसकाई। पहला, नोटरी ऑफिस से बात करना, फाइल की जांच, साथ आए व्यक्ति की पहचान, दस्तखत के समय के बयान। दूसरा, तुम्हारे घर आए प्रतिनिधि की पहचान करना। तीसरा, उस कंपनी का पता लगाना जिसे ट्रांसफर किया जा रहा था। वो कौन सी कंपनी है? उसके पीछे कौन है? रोहन ने एक गहरी सांस ली। प्रतिनिधि शायद मेरे पुराने असिस्टेंट की जान पहचान वाली है। शर्मा जी ने उसे देखा। तो ये और भी अच्छा है। संबंध होने से साबित करना आसान होगा। और वर्तमान स्थिति ये है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, क्योंकि तुम्हारे परिवार ने पहले ही शिकायत दर्ज कर दी थी। शर्मा जी ने कहा, ये एक बड़ा फायदा है। हम आधिकारिक तौर पर इसे रोकने के लिए एक पत्र भेजेंगे और साथ ही धोखाधड़ी के आधार पर पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द करने के लिए मुकदमा दायर करेंगे। रोहन ने सिर हिलाया। तुरंत कीजिए। शर्मा जी हल्की सी हंसे। मुझे अंदाजा था कि तुम यही कहोगे, लेकिन एक चीज के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। क्या? समय, शर्मा जी ने जवाब दिया। यह मामला कुछ दिनों में हल नहीं होगा, शायद कुछ महीने लग जाए या उससे भी ज्यादा। रोहन एक सेकंड के लिए चुप रहा। मैं समझ गया। और एक और बात, शर्मा जी ने धीरे धीरे कहा, इस प्रक्रिया के दौरान दबाव आएगा। हो सकता है दूसरी पार्टी संपर्क करे, समझौते की पेशकश करे या परेशान करे। तुम्हें अपना लक्ष्य स्पष्ट रखना होगा। रोहन ने सीधे शर्मा जी को देखा। घर बचाना। सिर्फ घर? रोहन एक सेकंड के लिए रुका और फिर बोला, नहीं, जो कुछ मैंने नजरअंदाज किया है उसे भी सुधारना है। शर्मा जी ने और कुछ नहीं पूछा, बस सिर हिला दिया। तो ठीक है। बातचीत लगभग 1 घंटा चली। जब रोहन ऑफिस से निकला तो शाम ढल रही थी। धूप हल्की हो गई थी, लेकिन गर्मी अभी भी सड़क पर बाकी थी। वो कार में बैठा और संक्षिप्त में कहा, कुर्ला चलो। वापस जाते समय उसने फोन नहीं खोला, कोई मैसेज नहीं पढ़ा, बस चुपचाप बाहर देखता रहा। सड़कें फिर से भरने लगी थीं, लोग ऑफिस से घर लौट रहे थे। एक जाना पहचाना प्रवाह जिसका वो पहले हिस्सा था, अब वो किनारे खड़ा होकर देख रहा था। कार छोटी गली में मुड़ी। ड्राइवर ने कल की तरह गली के कोने पर गाड़ी रोक दी। तुम यहीं रुको, रोहन ने कहा। जी। रोहन पैदल अंदर गया। पड़ोसियों की हंसी मजाक, कढ़ाई में तड़के की आवाज, हींग और गरम मसाले की महक सब मिलकर एक जीवंत माहौल बना रहे थे। वो कल से ज्यादा धीरे चल रहा था। अब पहले जैसा अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। कतार का आखिरी कमरा खुला था। सुनील एक पुरानी मोटर ठीक कर रहा था, हाथ में पेचकस था। रोहन को देखकर उसने सिर उठाया। हो गया? अभी नहीं हुआ, रोहन ने जवाब दिया, लेकिन रास्ता मिल गया है। सुनील ने पेचकस नीचे रखा। बताओ। रोहन ने कुर्सी खींची, फाइल मेज पर रखी। पावर ऑफ अटॉर्नी ऊपरी तौर पर वैध है, लेकिन अगर हम साबित कर दें कि यह धोखे से हुआ है तो इसे रद्द करवा सकते हैं। सुनील ने सिर हिलाया। पता है, लेकिन साबित कैसे करोगे?
यहां आए व्यक्ति और ट्रांसफर लेने वाली कंपनी का पता लगाकर, रोहन ने कहा। मैंने वकील को काम पर लगा दिया है। सुनील उसे कुछ देर देखता रहा। खर्च आएगा? मैं देख लूंगा, रोहन ने जवाब दिया। सुनील ने विरोध नहीं किया, लेकिन राहत भी नहीं दिखाई। कितना समय लगेगा? जल्दी नहीं होगा, रोहन ने कहा। शायद कुछ महीने। सुनील ने एक सांस छोड़ी। कई सालों से लटका है। कुछ महीने और सही। एक खामोशी। मां कहाँ है? रोहन ने पूछा। बाहर गई हैं, सुनील ने जवाब दिया। कुछ सामान लेने, आने ही वाली होंगी। रोहन ने सिर हिलाया। उसने फाइल खोली, कुछ पन्ने पलटे, जैसे फिर से जांच कर रहा हो। इसलिए नहीं कि उसे वकील पर शक था, बल्कि इसलिए कि वो खुद हर विवरण को समझना चाहता था। इस बार वो कुछ भी नजरअंदाज नहीं करना चाहता था। सुनील ने उसे देखा। तुम उस व्यक्ति से मिल लिए? रोहन रुक गया। हां। मान लिया? हां। सुनील एक सेकंड के लिए चुप रहा, फिर इनकार नहीं किया। रोहन ने जवाब दिया, कहा कि वो गलत थी। सुनील फीकी हंसी हंसा। तब तो आसान है। रोहन ने सिर हिलाया। हां, आसान है। दोनों ने और कुछ नहीं कहा। मोटर की आवाज आई और फिर बंद हो गई। सुनील ने तार ठीक किए, पेंच कसे, अपने काम में लग गया। रोहन ने दरवाजे से बाहर देखा। शाम का धुंधलका गहरा हो रहा था। गली के कोने पर एक जानी पहचानी परछाई दिखाई दी, धीमे नियमित कदमों से चलती हुई। उसकी मां, शांति। उनके हाथ में एक छोटा सा थैला था, दूसरे हाथ में टोपी पकड़ी हुई थी। वो अंदर आई, दोनों को देखकर रुकी नहीं, बस सीधे अंदर चली गईं। आ गए? उन्होंने थैला नीचे रखते हुए पूछा। जी, रोहन ने जवाब दिया। उन्होंने मेज पर रखी फाइल को देखा। हो गया? नहीं, रोहन ने कहा, लेकिन मैं कर रहा हूं। उन्होंने सिर हिलाया। और कुछ नहीं पूछा। वो रसोई में गई और चावल धोने, चूल्हा जलाने लगी। वही जानी पहचानी हरकतें, जैसे बाहर की बड़ी दुनिया का यहां की जिंदगी पर कोई असर ना हो। रोहन खड़ा हुआ, पास गया। मां, मैं उस व्यक्ति से मिला। वो नहीं मुड़ी। तो उसने मान लिया, रोहन ने कहा। मैं कागजात रद्द करवाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा हूं। उन्होंने एक सेकंड के लिए हाथ रोका और फिर काम जारी रखा। आपको चिंता नहीं है? वो मुड़कर उसे देखने लगी। किस बात की चिंता? घर की। उन्होंने उसे कुछ देर देखा। चिंता करने से क्या होगा? रोहन ने जवाब नहीं दिया। जो कर सकते हो वो करो, उन्होंने कहा। नहीं कर सकते तो छोड़ दो। रोहन ने मुट्ठी भींच ली। मैं कर लूंगा। उन्होंने न तो खंडन किया, ना ही सिर हिलाया। वो वापस रसोई में मुड़ गई। थोड़ी देर बाद सुनील रोहन के पास आया और धीरे से बोला, देखा? क्या? छोड़ने वाला इंसान मां है, सुनील ने कहा। रोहन ने अपनी मां की पीठ को देखा। वो चूल्हा जलाने के लिए झुकी हुई थी। आग की लपटें उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर पड़ रही थीं। एक अजीब सी शांति थी। इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने स्वीकार करना सीख लिया था। रोहन और पास गया। मां, अगर घर नहीं बचा पाए तो? उन्होंने उसे बात पूरी नहीं करने दी। तो छोड़ देंगे, लेकिन जब तक इंसान है सब ठीक है, उन्होंने कहा। अभी भी नहीं मुड़ी। ये वाक्य एक ऐसी सच्चाई की तरह दोहराया गया जिस पर कोई बहस नहीं हो सकती थी। रोहन चुपचाप खड़ा रहा। उसे एहसास हुआ कि ये लड़ाई उसके लिए कुछ बचाने के लिए थी और मां के लिए कुछ और ना खोने के लिए। दो अलग अलग दृष्टिकोण, लेकिन दोनों एक ही दर्द से पैदा हुए थे। उस रात का खाना अभी भी साधारण था। मछली करी, सब्जी। तीनों मीज के चारों ओर बैठे थे। माहौल कल जैसा तनावपूर्ण नहीं था, लेकिन अभी तक हल्का भी नहीं हुआ था। सुनील ने दिन भर के काम के बारे में कुछ बातें की। शांति ने संक्षेप में जवाब दिया। रोहन सुनता रहा, कभी कभी बीच में कुछ कहता, उस चीज में फिर से शामिल होने की कोशिश कर रहा था जिसे वो बहुत लंबे समय से छोड़ चुका था।
खाने के बाद रोहन ने बर्तन उठाए। पहले थोड़ा असहज लगा, लेकिन फिर आदत हो गई। शांति ने कुछ नहीं कहा, बस उसे करने दिया। जब सब कुछ हो गया तो रोहन वापस आकर दोनों के सामने बैठ गया। कल मुझे फिर से काम पर जाना होगा, उसने कहा। शायद बहुत भागदौड़ करनी पड़े। सुनील ने जवाब दिया। मैं यहीं रहूंगा, रोहन ने आगे कहा। शांति ने उसे नहीं देखा। तुम्हारी मर्जी। लेकिन इस बार ये तुम्हारी मर्जी पहले दिन जैसा ठंडा नहीं था। रात हो गई। रोहन पुराने बिस्तर पर लेटा था। पंखे की आवाज और दूसरी तरफ से मां की धीमी सांसों की आवाज सुन रहा था। उसे अब पहले दिन जैसा अजनबीपन महसूस नहीं हो रहा था। उसने आंखें बंद की। उसके दिमाग में अगले कदम और भी स्पष्ट रूप से उभर रहे थे। फाइल, सबूत, गवाह, मीटिंग्स। एक लंबा और आसान नहीं होने वाला रास्ता। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं चल रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो अब बाहर नहीं खड़ा था। बाहर रात की हवा गली में धीरे धीरे बह रही थी। एक दिन खत्म हो गया और बहुत लंबे समय के बाद पहली बार रोहन अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने के बारे में नहीं सोच रहा था। वो एक घर बचाने के बारे में सोच रहा था। उसके बाद के दिन रोहन की सोच से ज्यादा धीरे धीरे बीते। इसलिए नहीं कि काम कम हो गया था, बल्कि इसलिए कि कई सालों में पहली बार वो उस जानी पहचानी तेज रफ्तार से नहीं भाग रहा था। हर सुबह वो उस छोटे से कमरे में उठता, बाहर आंगन में पानी के बहने की आवाज, पड़ोसियों के झाड़ू लगाने की आवाज सुनता और फिर काम की जांच के लिए फोन उठाता। वकील शर्मा जी उसकी सोच से ज्यादा तेजी से काम कर रहे थे। कुछ ही दिनों में सभी जरूरी कागजात तैयार हो गए थे। घर से संबंधित सभी लेन देन पर अस्थायी रोक लगाने का अनुरोध आधिकारिक तौर पर दायर कर दिया गया था। साथ ही मुकदमे की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। रोहन हर कदम पर नजर रखे हुए था। उसने पहले की तरह किसी और को यह काम नहीं सौंपा। मीटिंग्स, कॉल्स, कागजात, इस बार वो हर चीज में सीधे तौर पर शामिल था। कभी कभी वो थक जाता था, काम के बोझ से नहीं, बल्कि उस दबाव से जो उन चीजों का सामना करने से आ रहा था जिन्हें उसने कभी नजरअंदाज किया था। हर बार जब वो पावर ऑफ अटॉर्नी के विवरण, उस गर्म दोपहर में मां की दस्तखत करने की बात और 2 अनुत्तरित कॉल्स के बारे में सुनता, तो उसे लगता जैसे उसके अंदर कुछ सिकुड़ रहा हो। लेकिन वो रुका नहीं। उस दोपहर जब रोहन वापस लौटा तो लगभग अंधेरा हो चुका था। जानी पहचानी गली में बत्तियां जलने लगी थी। पीली रोशनी सीमेंट के फर्श पर पड़ रही थी। वो हर दिन से ज्यादा धीरे चल रहा था। कमरा अभी भी खुला था। सुनील दरवाजे के सामने बैठा किसी की मोटर ठीक कर रहा था। रोहन को देखकर उसने सिर उठाया। काम हो गया? अभी पूरी तरह नहीं, रोहन ने जवाब दिया, लेकिन प्रगति है। सुनील ने सिर हिलाया और कुछ नहीं पूछा। उसने एक कपड़े से हाथ पोंछे और खड़ा हो गया। मां खाना बना रही हैं। रोहन अंदर गया। वही जानी पहचानी सब्जी और मछली करी की महक फिर से फैल रही थी। शांति चूल्हे के पास खड़ी थी। उनकी पीठ मुड़ी हुई थी, हाथ में करछुल थी। आग की लपटें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं, उन झुर्रियों को और भी स्पष्ट कर रही थीं, जिन पर रोहन ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। मां? उन्होंने जवाब दिया, नहीं मुड़ी। मैं आ गया। अभी भी वही जवाब, लेकिन इस बार रोहन को इसमें दूरी महसूस नहीं हुई। उसने अपना बैग नीचे रखा, हाथ धोए और चूल्हे के पास खड़ा हो गया। एक पल के लिए उसने करछुल लेकर सब्जी चलाने में उनकी मदद करने की कोशिश की। उन्होंने उसे एक नजर देखा। आता है? रोहन थोड़ा हंसा। ज्यादा नहीं, पर सीख रहा हूं। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा खिसक गई ताकि वो खड़ा हो सके। रोहन के हाथ अभी भी अनाड़ी थे। उसने सब्जी इतनी जोर से चलाई कि थोड़ा रस बर्तन के किनारे पर छलक गया। सुनील बाहर से देख रहा था। धीरे से हंसा। धीरे भाई, किसी पार्टनर के लिए नहीं बना रहे हो? रोहन ने अपने भाई को देखा, लेकिन वो भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। कमरे में माहौल अब पहली जैसा भारी नहीं था। अभी भी दूरी थी, लेकिन अब रोशनी के लिए कुछ दरारें थीं। खाना परोसा गया, हर दिन की तरह साधारण। मछली करी, सब्जी, साथ में थोड़ा अचार।
कुछ भी खास नहीं। लेकिन यही वो चीज थी जिसकी कमी रोहन ने कई सालों से महसूस की थी। तीनों मेज के चारों ओर बैठे थे। कोई जल्दी में नहीं था, किसी ने फोन नहीं खोला, बस वहीं बैठे थे। रोहन ने चम्मच से मछली का एक टुकड़ा लिया। इस बार उसका गला नहीं भरा, बस एक जाना पहचाना गर्म स्वाद महसूस हुआ। सुनील अपनी आदत के अनुसार जल्दी जल्दी खा रहा था। शांति धीरे धीरे छोटे छोटे निवाले ले रही थी। रोहन ने दोनों को देखा। उसे एहसास हुआ कि यही वो चीज थी जिसे उसने खो दिया था। कोई खास मौके नहीं, कोई शानदार दावतें नहीं, बस ऐसे ही खाने। पिछले कुछ दिनों से काम ठीक चल रहा है? सुनील ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा। ठीक है, रोहन ने जवाब दिया। वकील मदद कर रहे हैं, धीरे धीरे काम हो रहा है। दूसरी तरफ से कोई हरकत? संपर्क करने की कोशिश की थी, रोहन ने कहा, लेकिन मैंने अभी जवाब नहीं दिया है। सुनील ने सिर हिलाया। सावधान रहना। हाँ। शांति बातचीत में शामिल नहीं थी, वो बस खा रही थी। कभी कभी सुनील की थाली में कुछ रख देती। एक पल के लिए वो रुकी और फिर बहुत ही स्वाभाविक रूप से उन्होंने मछली का एक टुकड़ा रोहन की थाली में रख दिया। एक साधारण सी हरकत, लेकिन रोहन ठिठक गया। उसने अपनी थाली में मछली के टुकड़े को देखा। एक अजीब सा एहसास फैला। हैरानी नहीं, बल्कि इतना जाना पहचाना कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसे इसकी कितनी कमी थी। उसने सिर उठाया। मां? उन्होंने उसे नहीं देखा। खाओ, ठंडा हो जाएगा। रोहन ने सिर हिलाया। जी। सिर्फ एक शब्द, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी भर्रा गई थी। सुनील ने यह सब देखा, कुछ नहीं कहा, बस नीचे देखकर खाने लगा। लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। खाना जारी रहा। कोई लंबी चौड़ी माफी नहीं, कोई बड़े वादे नहीं, बस छोटे छोटे वाक्य, छोटी छोटी हरकतें, लेकिन वे काफी थीं। खाने के बाद रोहन बर्तन उठाने के लिए खड़ा हुआ। इस बार उसने ज्यादा तेजी से और सलीके से काम किया। पहले की तरह असहज नहीं था। शांति कुछ देर बैठी उसे देखती रही। कल भी जाओगे? रोहन मुड़ा। हां, उसने जवाब दिया, लेकिन मैं वापस आऊंगा। उन्होंने सिर हिलाया। और कुछ नहीं पूछा, कोई जांच नहीं, बस स्वीकृति। सुनील बाहर गया, दरवाजे की सीढ़ी पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। रोहन भी उसके पास जाकर खड़ा हो गया। सुनील ने कहा, इसमें समय लग सकता है, मुझे पता है, आसान नहीं होगा, ये भी पता है। सुनील ने उसे देखा। लेकिन तुम फिर भी कर रहे हो? रोहन ने सिर हिलाया। हां। सुनील कुछ सेकंड चुप रहा। ठीक है, उसने कहा, मैं मदद करूंगा। रोहन ने अपने भाई को देखा। कैसे? जो कुछ भी मैं जानता हूं, सुनील ने जवाब दिया। जिन लोगों से मैं मिला, जो कागजात मेरे पास है। रोहन ने सिर हिलाया। शुक्रिया। सुनील ने कंधे उचकाए। तुम्हारे लिए नहीं। रोहन समझ गया। दोनों वहीं खड़े होकर छोटी सी गली को देखते रहे। स्ट्रीट लाइट जल रही थी। कुछ लोग गुजर रहे थे। फुसफुसाहट में बातों की आवाज। कुछ नहीं बदला था, लेकिन अब पहले जैसा भी नहीं था। रात हो गई। रोहन बिस्तर पर लेटा था, हाथ सिर के पीछे रखे थे। उसे अब पहले जैसा अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। छोटा सा कमरा, पंखे की आवाज, खाने की महक, सब कुछ धीरे धीरे जाना पहचाना हो रहा था। उसे याद आया कि क्या क्या हुआ था। सड़क पर वो मुलाकात, मां की आंखें, सुनील से बातचीत, कागजात और आज रात का खाना। सब कुछ एक दूसरे से जुड़कर एक सीधी रेखा बना रहा था, जो निखुत नहीं थी लेकिन स्पष्ट थी। रोहन ने आंखें बंद की। वो जानता था कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। मामला अभी भी चल रहा है, संबंधित लोग अभी भी बाहर है। लेकिन एक चीज बदल गई थी। वो अब बाहर नहीं खड़ा था, और इस बार वो सिर्फ एक घर नहीं बचाना चाहता था, वो एक परिवार बचाना चाहता था। कमरे के दूसरी तरफ उसकी मां के करवट बदलने की हल्की आवाज आई। रोहन ने आंखें खोली और देखा, वो अभी भी हर रात की तरह पीठ फेरे हुए थी, लेकिन उनके बीच की दूरी अब पहले जितनी नहीं रही थी। उसने आंखें बंद कर लीं और बहुत लंबे समय के बाद वो एक पूरी नींद सोया।
दोस्तों, आप हमें कहां-कहां से देख या सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? आपके जो भी विचार है हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके जीवन से जुड़ी भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है जिसे आप हम सबके साथ बांटना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने में बिल्कुल संकोच न करें। हम आपकी कहानी पढ़ने का इंतजार करेंगे। हमारी यही कामना और दुआ है कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा सलामत, सुखी और शांत रहें। ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे।